नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम PT 365 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्पेस का पोर्शन है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें PT 365 का साइंस वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा कवर किया गया है। स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा भी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी है वो कवर की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सैटेलाइट है वो किसने भेजा था? रशिया ने भेजा था 1957 के अंदर। फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो भेजा गया था? वो रशिया के द्वारा भेजा गया था। क्या नाम था? स्पुतनिक 1। सेकंड सैटेलाइट था वो US के द्वारा भेजा गया था। उसका नाम क्या था? एक्सप्लोरर था। फिर इंडिया ने 1962 में एक कमेटी बनाई थी विक्रम साराभाई के अंडर। विक्रम साराभाई को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर भी कहा जाता है। उनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, 1962 में। फिर इसरो का कब गठन हुआ था? इसरो 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसरो बना था। ठीक, इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर बनाया गया था। तब तक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होता नहीं था। फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन कब किया गया था? 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है। फिर 1975 के अंदर हम अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंडिया का भेजता है अपना। इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट था। वो 1975 में हम भेजते हैं रशिया की हेल्प से। ठीक है, रशियन की हेल्प से। फिर 1984 के अंदर राकेश शर्मा स्पेस में जाते हैं। राकेश शर्मा इंडियन एस्ट्रोनॉट थी, वो स्पेस में जाते हैं रशिया की हेल्प से ये भी। फिर 1979 में भास्कर 1 हम लॉन्च करते हैं। फिर 1993 में हमारा जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाते हैं हम, 1993 में PSLV बनाते हैं, जिसकी फर्स्ट PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसकी फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट थी 1994 में। फिर 2001 में हम बनाते हैं GSLV जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये हमारी थोड़ी सी जर्नी थी, हमने समझने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। अभी जो प्राइम मिनिस्टर PMO ऑफिस होता है ना, PMO के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है इसरो। ठीक है, इसके अंदर नए नए ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं। अभी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया गया था। ये प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को बनाया गया था। अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष कॉमर्शियल आर्म है इसरो की। इसरो की जो टेक्नोलॉजी है उनको कॉमर्शलाइजेशन का काम है वो अंतरिक्ष को दिया गया है। फिर इसरो की काउंसिल है। फिर इसरो के वेरियस सेंटर हैं, जैसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, बहुत सारे हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर है, UR राव स्पेस सेंटर है। तो ये सारे बहुत सारे सेंटर्स हैं। उसके बाद में इसरो की स्पेसिफिक लैब्स भी हैं, PRL है, जैसे कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद के अंदर है, और भी बहुत सारी हैं। तो ये सारे इसमें हैं। अभी क्यों न्यूज़ में रहा था ये? इंडियन स्पेस एसोसिएशन गवर्नमेंट ने बोला है कि वो बनाएगी। ये क्या है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या होगा? ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। ये एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। ठीक, इसके लिए गवर्नमेंट क्या है? स्पेस रिफॉर्म कर रही है, और इनके 4 पिलर बताए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहला पिलर क्या है? गवर्नमेंट इनेबलर का काम करेगी। दूसरे में क्या है? हम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके। और चौथे में क्या है? हम स्पेस को अपना कॉमन हेरिटेज की तरह यूज करेंगे, जिससे हम पब्लिक का भी फायदा कर सकें और प्राइवेट का भी फायदा कर सकें, थ्रो प्राइवेट का यूज करते हुए एंड इज पब्लिक वेलफेयर। सो ये था इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ISPA। ये एक नई बॉडी बनाई गई है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी था। इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये क्या है? सिंगल विंडो एजेंसी है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन करने के लिए। अभी हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, तो लो ऑर्बिट, उसके बारे में पहले ये देखते हैं। ठीक है, जियो सिंक्रस ऑर्बिट होता है, एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। ठीक है, जियो सिंक्रस ऑर्बिट होता है, जियो सिंक्रस ऑर्बिट वो होता है, जियो सिंक्रस ऑर्बिट वो होता है जिसमें एक सैटेलाइट का जो ऑर्बिट टाइम है, ऑर्बिट टाइम वो बराबर होता है अर्थ के रोटेशन के टाइम के बराबर। अर्थ एक रोटेशन टाइम कितना है? 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड है। तो ये इसका इतना ऑर्बिट टाइम होगा जियो स्टेशनरी का। ठीक है, और ये एक स्थान पर दिन में एक ही बार दिखता है। यानी कि मेरे घर पे कोई सैटेलाइट है, वो 4 बजे के ऊपर आता है मेरे घर के ऊपर, तो
और अगले दिन भी वो क्या है, नेक्स्ट डे भी 4 बजे ऊपर आएगा मेरे घर पे। ये मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो जियो सिंक्रोनस का एक पार्ट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो जियो सिंक्रोनस का एक पार्ट है। उसकी हाइट कितनी हाइट पे होगा, 37,586 किलोमीटर की हाइट पे होगा ये, ठीक है। ये इतनी तो इसकी हाइट पे होगा। इसका जो टाइम है वो ये धरती पे हमेशा कांस्टेंट फिक्स दिखाई देता है, फिक्स दिखाई देता है, ये मूव नहीं करता है। मूव एक्चुअली मूव करता है, परंतु एक लोकेशन पे ये क्या है, फिक्स दिखाई पड़ता है। इसलिए इसका यूज़ इसमें किया जाता है, मोबाइल टावर में यूज़ किया जाता है, डिश एंटीनाज में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो 35,786 किलोमीटर की हाइट पे है और ये इक्वेटर पे है, इक्वेटर के अराउंड इसमें चक्कर लगा रहा है ये, ठीक है। जबकि जियो सिंक्रोनस है वो किसी भी इक्वेटर पे भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इक्वेटर ऐसे ऐसे किसी भी एक्सिस पे हो सकता है। ये 35,786 किलोमीटर की हाइट पे होगा, ये केवल इक्वेटर पे होगा। तो ये जियो सिंक्रोनस है वो टिल्टेड भी होता है। ये वाला है, इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 0 होता है जियो स्टेशनरी का। इसका जो है जियो सिंक्रोनस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है कुछ, ठीक। तो जो जियो अर्थ ऑर्बिट में कुछ सैटेलाइट रखे जाते हैं, तो नाविक का इंडिया का वो भी इसमें रखा गया है। नाविक IRNS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट्स है वो इसमें रखे जाते हैं। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। फिर हम देखते हैं कि एक आगे देखते चलो, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है इसके बारे में देख ले। लो अर्थ ऑर्बिट एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट के बारे में देखते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट होता है वो, ये अर्थ है, ठीक है। देखो दिस इज अर्थ, अर्थ है एंड यहाँ पे इसके एटमॉस्फेयर पे ये कुछ हाइट है। ये एक ऑर्बिट है 160 किलोमीटर से। लो अर्थ ऑर्बिट होता है 160 से लेके 2000 किलोमीटर तक होता है। ये होता है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि अर्थ के पास में, अर्थ से 160 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोई एक ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है तो उसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा घूम रहा है तो इससे मीडियम अर्थ ऑर्बिट कितना हो जाएगा, फिर इसके बीच में 2000 से लेके ये है 160 से लेके 2000 तक है। फिर 2000 से लेके 35,786 तक कितना है, 35,786 तक क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक। तो लो अर्थ ऑर्बिट में रखने का फ़ायदा क्या हो जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होती है लो अर्थ में, वो जल्दी जल्दी इसका चक्कर मारता है, 2 आवर में लगभग ये इसका कंप्लीट कर लेता है। तो मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट्स हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में रखे जाते हैं, ठीक। एंड इसके लिए लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ को पास में देखने के लिए, अर्थ को ज़्यादा बेटर ऑब्जर्व करने के लिए क्या होना चाहिएगा, जितना नीचे होगा उतना फ़ायदा होगा, ठीक है। उतनी आसानी से हम अर्थ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस पर कैमरा लगे होते हैं वो। तो लो अर्थ ऑर्बिट का जो है, लो अर्थ ऑर्बिट में जो अर्थ मैपिंग सैटेलाइट्स हैं वो सारे इसमें रखे जाते हैं, मैपिंग। तो लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में ही जान लिया, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी, इनके बारे में हम देख लिया। जियो सिंक्रोनस क्या होते हैं, जो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, अर्थ भी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट है, तो वे भी इसमें वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, ठीक है। जियो सिंक्रोनस बोलते हैं इसको। एंड इफ सच, और ये सामने देख ही लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं अभी। इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट है वो किस में रखा गया है, जियो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है। एंड तो इनको 3 सैटेलाइट्स हैं, जियो अर्थ में 3 ही रख देंगे तो वो पूरी अर्थ को कवर कर लेंगे। अभी जियो ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट ये एक इलेप्टिकल ऑर्बिट होते हैं। जैसे अर्थ है, उसके अंदर कोई भी सैटेलाइट्स को भेजना होता है तो सबसे पहले यहाँ से एक छोटे सैटेलाइट्स में भेजे जाते हैं, एक इलेप्टिकल होगा, फिर उसमें उससे बढ़ाकर उसका दूसरे सेटेलाइट, फिर उसको बढ़ा के दूसरे में भेजा जाएगा, फिर तीसरे में भेजा जाएगा, फिर उस बढ़ा के इसे बढ़ा के इसको भेजा जाता है। उसको जियो ट्रांसफर ऑर्बिट है। तो एक से दूसरे ऑर्बिट में भेजने का काम करते हैं। एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्बिट होते हैं जो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए यूज किए जाते हैं। हाईली इलिप्टिकल होते हैं। एंड पेरेगी होती है, दैट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट होती है पेरेगी, अपोजी इज फारदेस्ट पॉइंट होती है, ठीक। एंड इनको हो मैन ट्रांसफर ऑर्बिट भी कहा जाता है, होमन ट्रांसफर ऑर्बिट। इसी टेक्निक का यूज करते हुए हमने
मार्स मिशन था इंडिया का, वो हमने भेजा था। यानी कि पहले एक कम पे ले जाओगे, इसमें देखते हैं, पहले यहाँ से छोटे पे लॉन्च करोगे, फिर छोटे से फिर बड़ा ऑर्बिट पे लॉन्च करोगे, छोटे से बड़े 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 में ट्रांसफ़र कर दोगे, फिर बड़े से उसमें फिर और बड़े में ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। तो बड़े में तो ये ट्रांसफ़र धीरे धीरे करते हैं, उसको जियो ट्रांसफ़र ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक। ये हो गए 3 तरह के ऑर्बिट हमने देख लिए। अभी हम पढ़ेंगे लॉन्च व्हीकल्स के बारे में थोड़ा सा। लॉन्च व्हीकल्स, तो इंडिया का फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल था, वो असलवी 3 था। सेकेंड जनरेशन था वो एडवांस असलवी था। थर्ड वाला है वो PSLV है, थर्ड जनरेशन है ये। थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल कौन सा है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV कौन सा है? ये फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन। PSLV कब बनाया था हमने देख लिया है, 1993 में बना था ये। फर्स्ट सक्सेसफुल कब हुआ था? 1994 में। ये 2001 में बना डेवलप किया गया था। इसके भी 2 वर्जन आ चुके हैं, मार्क 2, GSLV मार्क 2 एंड मार्क 3। मार्क 3 डेवलप कर रखा है, इंडिया ने डेवलप कर रखा है। तो मार्क 3 के अंदर हमारा जो गगनयान मिशन है वो हम इसके द्वारा भेजेंगे, मार्क 3 के द्वारा। तो मार्क 3 ये GSLV है, इसका यूज हम आगे देखेंगे। PSLV और GSLV के बारे में और डिटेल में देखते हैं अभी, ठीक। तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसको वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी कहा जाता है। एंड ये थर्ड जनरेशन है, हमने पहले देख लिया, ये थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। और इसमें 4 स्टेज होती हैं, जो फ्यूल होता है उसमें 4 स्टेज होती हैं, 4 स्टेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, फिर लिक्विड। तो इसमें 4 स्टेज यूज की जाती हैं। ये पहला लॉन्च व्हीकल था इंडिया का जिसमें लिक्विड गैस का यूज़ किया गया था, लिक्विड स्टेज का यूज़ करने वाला ये PSLV पहला था, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन है, 4 स्टेजेस ऑफ फ्यूल यूज की जाती हैं, फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड, ठीक। एंड PSLV इसमें अलग अलग वर्जन होते हैं। कोर अलोन है, कोर अलोन यानी कि सबसे छोटा होता है, ठीक है, सबसे बेसिक वाला कोर अलोन है। फिर उसके बाद में उसको कैपेसिटी को इन्हांस कर दिया जाता है, मोटर लगा के उसकी कैपेसिटी इन्हांस कर दी जाती है, एक्स्ट्रा मोटर लगा के। तो उसको अलग अलग वर्जन हो जाते हैं। फिर एक्सटेंडेड लेंथ वाला है, जैसे उसको एक्सटेंड कर दिए जाते हैं, PSL है, उसमें 6 स्टेप ऑन मोटर लगाई जाती है। कोर अलोन वाला है, उसकी कैपेबिलिटी देखें, कोर अलोन की कैपेबिलिटी देखें तो वो 1100 kg का सैटेलाइट ले के जा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, PSLV कोर अलोन। उसके बाद में एक्सटेंडेड लेंथ वाला ज़्यादा ले जा सकता है, उससे ज़्यादा भी है कोर अलोन से, बाकी और भी हैं बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। तो अभी PSLV का जो मेन काम है 1750 kg, वो 1750 kg सन सिंक्रोनस सर्कुलर पोलर ऑर्बिट में लेके जा सकता है, ठीक। इसको वर्क हॉर्स भी कहा जाता है इसरो का। एंड PSLV का यूज किया गया था, चंद्रयान 1 मिशन था उसको लॉन्च करने में, और मार्स मिशन था, मार्स यानी कि मॉम मिशन था, मार्स ऑर्बिटर मिशन ऑफ इंडिया, उसमें भी इसका यूज किया गया था। चंद्रयान 1 में भी PSLV का यूज किया गया था। चंद्रयान 2 में हम आगे देखेंगे GSLV का हम यूज करते हैं। अगला है जो नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल है वो GSLV है। GSLV को हम फेट बॉय भी कहते हैं, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। ये 4th जनरेशन है, हमने आगे देख लिया है, इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था। GSLV मार्क 2 है, आया था पहले, फिर मार्क 3 इसका लेटेस्ट वर्जन है। एंड इसमें 3 स्टेजेस होती हैं फ्यूल की, 3 स्टेजेस होती हैं इसमें फ्यूल की। कौन कौन सी होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक, ठीक। इसमें 3 फ्यूल की स्टेजेस होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, ठीक। तो इसकी कैपेबिलिटी के बारे में अभी देखते हैं। GSLV मार्क 3 की कैपेबिलिटी याद रखनी है हमें। तो GSLV मार्क 3 है वो चंद्रयान 2 के लिए यूज़ करेंगे हम, और गगनयान के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक। इसकी कैपेबिलिटी देखेंगे तो ये 4 टन ले जा सकता है, 4 टन इसकी कैपेबिलिटी है GTO में, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में ये 4 टन ले जा सकता है, और 10 टन ये ले जा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट कौन से होते हैं? 160 से लेके 2000 किलोमीटर तक इसका ऑर्बिट होता है, वो लो अर्थ ऑर्बिट होता है, ठीक है, हम पहले ही देख चुके हैं। तो इसकी जो कैपेबिलिटी है वो दोगुनी है, GSLV मार्क 2 की कैपेबिलिटी से इसकी कैपेबिलिटी दुगनी है। 4 टन ये ले जा सकता है, इसमें GTO में ले जा सकता है, और 10 टन ले जा सकता है GEO में, जियो अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट।
लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में कितना ले जा सकता है, 10 टन। ठीक, तो ये इसके बारे में था, जीएसएलवी के बारे में। अभी इंडिया एक नया बना रहा है, तो ये जीएसएलवी का मेन काम क्या है, बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट्स को बहुत दूर पे भेजाना। तो जियो सिंक्रस में भेजोगे तो जियो सिंक्रस कितना दूर पे है, 35,786 किलोमीटर की हाइट पे है। तो उसके लिए बहुत पावरफुल रॉकेट चाहिए होता है, तो पावरफुल रॉकेट ये इसके अंदर डेवलप किया गया था, जीएसएलवी के अंदर। ठीक, अभी नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उसके अंदर क्या है कि छोटे छोटे हमें सेटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो वो भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं, इनकी कमर्शियल डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो उसको ये हम हर टाइम को बड़ा पीएसएलवी को नहीं भेज सकते। ठीक, एक सेटेलाइट, दो सेटेलाइट के लिए पीएसएलवी को हम नहीं भेज सकते, उसके लिए बहुत सारे सेटेलाइट चाहिए होते हैं, जब जाके वो कमर्शली वायबल प्रोजेक्ट बनता है। तो उसके लिए एक नया जो लॉन्चिंग व्हीकल बना रही है इसरो, उसका नाम क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसका जो मेन काम होगा वो स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करना होगा ऑन डिमांड। ये लॉन्च ऑन डिमांड रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा। ये भी क्या है, 3 स्टेज व्हीकल होगा, जैसे जीएसएलवी है 3 स्टेज, इसमें होगी सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस होगी। इसकी कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेबिलिटी कितनी है इसकी, 500 kg का जो सैटेलाइट है वो 500 kg तक ले जा सकता है। ये 500 kg को 500 किलोमीटर तक ले जा सकता है। 500 kg को 500 किलोमीटर पर इसकी कैपेबिलिटी है। ठीक, 300 kg को सन सिंक्रस ऑर्बिट में ले जा सकता है, 500 इसमें ले जा सकता है। ये कौन डेवलप कर रहा है, इसको डेवलप करने का काम है एनएसआईएल को दिया गया है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। नोडल एजेंसी इसके लिए कौन सी बनाई गई है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को बनाई गई है। ठीक है, तो इसका जो टोटल वेट होगा, इसका जो वेट होगा वो 110 टन वेट होगा, 110 टन इसका वेट होगा। ये 500 kg का सैटेलाइट है, वो 500 किलोमीटर के ऑर्बिट में ले जा सकती है, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। हम इसको 3 दिन के अंदर क्या है असेंबल कर सकते हैं, 72 आवर्स के अंदर इसको असेंबल करके भेज सकते हैं, जब कोई डिमांड आएगी तो हमें अच्छे पैसे देगा तो। ठीक, तो लॉन्च एंड डिमांड को मीट करेगा, ये सारी इसके बारे में बातें होगी। ये था हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है, इसके अंदर जो प्रोपेलेंट्स हैं, फ्यूल कौन कौन से यूज किया जाता है, सॉलिड प्रोपेलेंट क्यों यूज करते हैं, सॉलिड प्रोपेलेंट यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी थ्रस्ट ज़्यादा होती है। ठीक है, सॉलिड में थ्रस्ट ज़्यादा होती है, और सॉलिड जो फ्यूल होता है वो फ्यूल की तरह भी काम करता है और ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों ही काम करता है, तो इसमें कम जगह चाहिए होती है इसको। इसके अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक हाइड्रोक्सी STPB, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन भी यूज कर सकते हैं, और अमोनियम परक्लोरेट ऑक्सीडाइजर की तरह यूज करते हैं इसको, अमोनियम परक्लोरेट ऑक्सीडाइजर की तरह यूज करते हैं। और फ्यूल है वो STPB या फिर पाउडर एल्यूमिनियम भी हम यूज कर सकते हैं। सॉलिड की ज़्यादा होती है थ्रस्ट ज़्यादा होती है, यानी कि जो इनिशियली जो सेटेलाइट्स को टेक ऑफ करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है, उसको प्रोवाइड करता है सॉलिड वाला। इसलिए इनिशियल स्टेज कौन सी रखी जाती है, सॉलिड वाली रखी जाती है एक रॉकेट के अंदर। तो सॉलिड वाला एक बार जलना स्टार्ट कर दे तो उसको पूरा जलता है ये, इसको हम बीच में रोक नहीं सकते। जबकि लिक्विड वाले को हमें, लिक्विड हो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कितना जलाना है कितना नहीं जलाना है। तो इसलिए लिक्विड प्रोपेलेंट सेकेंड में यूज किया जाता है। ठीक, तो इसमें जनरली केरोसिन भी यूज किया जा सकता है, और लिक्विड हाइड्रोजन भी यूज किया जाता है इसके अंदर। लिक्विड हाइड्रोजन ग्राउंड टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं हम, लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल की तरह। फ्यूल कौन सा यूज करेंगे, लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल यूज करेंगे। फिर इसके लिए ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडाइजर कौन सा होगा हमारा, ऑक्सीजन की तरह यूज करेंगे ऑक्सीडाइजर। ठीक, फिर अगला है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक वाला कौन सा है, क्रायोजेनिक इंजन में क्या हमें क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करेंगे, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा और मोर थ्रस्ट देगा पर किलोग्राम ऑफ प्रोपेलेंट। ठीक, इसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल की तरह यूज करेंगे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड, -253 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करेंगे एज ए फ्यूल, और ऑक्सीडाइजर का यूज करेंगे -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीडाइजर का यूज करेंगे। ठीक है, तो वेरी लो टेम्परेचर, क्रायो का मतलब क्या होता है, बहुत कम टेम्परेचर पे हम इसको यूज कर रहे हैं। तो क्रायोजेनिक एक सेमी क्रायोजेनिक भी होता है, सेमी क्रायोजेनिक में क्या है, इसरोसिन यूज किया गया है, इसरो ने बनाया है, केरोसिन का यूज करते हुए इसरोसिन बनाया है, उसको सेमी क्रायोजेनिक इंजन में हम यूज कर रहे हैं। अगला है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होते हैं। अभी हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होते हैं, उनमें ट्रांसपोंडर होता है, ट्रांसमीटर होता है। तो इंडिया का जो इनसेट सीरीज है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट से हैं,
जो कम्युनिकेशन करने में हमारे को काम दी। इनसेट सीट इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम था, वो इसी से रिलेटेड है। इनसेट वाली सारी चीज़ें 1B से लेकर बहुत सारी है इसमें। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है वो भी इसका पार्ट है। तो जी सेट में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जियो सिंक्रोनस के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। एक में जियो सिंक्रोनस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2001 के अंदर GSLV को डेवलप किया गया था। एप्लीकेशन क्या क्या है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के? टेलीकम्युनिकेशन में है, टीवी में है, सैटेलाइट में है, वेदर बताने में है, डिजास्टर में है, देन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भी हम क्या है इसका यूज करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। अगला है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का हम यूज करते हैं अर्थ को मैपिंग करने के लिए। तो इंडियन रीजनल सैटेलाइट्स थे, इंडियन, वो उनका यूज किया जाता था इसमें। 88 में ये लॉन्च की गई थी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, 1988 से ये सीरीज लॉन्च की गई थी। इसमें बहुत सारे हैं, वर्तिका भी आता है इसमें, ठीक है, एंड मेगा भी आता है, वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इंडिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट है, जिसका जो यूज़ होता है एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। जैसे क्रॉप एरिया, कितने एरिया में फसल बोई गई है, कितने में नहीं बोई गई है, कितने में डैमेज हुआ है, कितने में हॉर्टिकल्चर है। तो रिमोट सेंसिंग अर्थ की मैपिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बता देता है कि कौन से एरिया में क्या क्या है। तो रूरल डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे घर है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे ओवर क्रॉचिंग है, कहाँ पे फिर वाटर सेट बनाने की जरूरत है, कहाँ पे वेस्ट लैंड है, ये सारी चीज़ें इसमें जरूर कर सकते हैं। अर्बन में देखोगे तो अर्बन में सिटी को डिमार्केशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे हमारा जो है घर है, वो स्लम कहाँ तक डेवलप है, सिटी की लिमिट क्या है, सिटी रीजन क्या है, वो सब इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। मास्टर प्लान बनाने में यूज़ कर सकते हैं, कार्टोग्राफी मैप बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्सेज में तो बहुत ज़्यादा यूज है इसका, बायोडाइवर्सिटी, वेटलैंड, फॉरेस्ट, डिजर्टिफिकेशन, ये सब आप देख लेना, बहुत आसान है, कोई कुछ है नहीं। इसको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, कौन सा डिजास्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है, सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, ये सब कुछ इसका थोड़ा सा सुनामी है इसके बारे में पता चल जाएगा। जियोलॉजी में हम कौन सा लैंडस्लाइड जोन आइडेंटिफिकेशन में कर सकते हैं, असेसमेंट टर्निंग में कर सकते हैं। ओशन में क्या है, ओशन फोरकास्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे मछली मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही है, ये सब बातें हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से पता कर सकते हैं। अगला है हमारा है वो गगन सिस्टम है इसरो का। गगन है वो बेस्ड है नाविक पे। तो इंडिया का जो अपना जो जीपीएस सिस्टम है उसका नाम क्या है, जीपीएस सिस्टम है। यूएस का क्या है, जीपीएस सिस्टम, वैसे ही इंडिया का नाविक है, ठीक है। एंड रशिया का क्या है, ग्लोनास है, रशिया का है ग्लोनास। चाइना का क्या है, बाइडू है, बाइडू। तो ये जीपीएस है वो कौन से ऑर्बिट में रखा गया है, 20,000 किलोमीटर, 20,200 किलोमीटर पे रखा गया है। और नाविक को कितने पे रखा गया है, 35,786 किलोमीटर की हाइट पे रखा गया है। इसका ऑर्बिट है 35,786। इसको लगभग 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट पे रखा गया है। नाविक के अंदर 7 सैटेलाइट है और इसके अंदर 24 सैटेलाइट है। जीपीएस के अंदर 24 है, इसके अंदर 7 सैटेलाइट यूज़ किए हैं हमने। तो ये रीजनल नेविगेशन है, ये पूरे में नहीं बताता है। ये अर्थ इंडिया के कोस्ट के, ये इंडिया है तो इंडिया के कोस्ट में 1500 किलोमीटर इधर है और 1500 किलोमीटर इधर है, इतने में बताता है। इसे नाविक से 2 प्रकार की सर्विस मिलती है। रेस्ट्रिक्टेड सर्विस है जो मिलिट्री के लिए हम यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, रेस्ट्रिक्टेड वाली है वो मिलिट्री के लिए यूज़ करते हैं, मिलिट्री के लिए। और नेविगेशन है सर्विसेज, वो हम नेविगेशन में यूज़ करते हैं मैप बनाने में। तो इसके अंदर 7 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, 3 जिसमें से जियो स्टेशनरी है और 4 जियो सिंक्रोनस है। तो जियो स्टेशनरी है और 4 जियो सिंक्रोनस है। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो 8 की शेप बनाते हैं, पेयर में लॉन्च किए गए हैं। ये देखो, ये पेयर में एक पेयर दूसरा, ये 8 की शेप बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया का जो नाविक सिस्टम है, इंडिया का अपना जीपीएस है, ठीक है। इसकी हमने रेंज बता दी, 1500 किलोमीटर इधर, 1500 किलोमीटर इधर, इंडिया के ये रेंज है इसकी। इसमें 7 सैटेलाइट हैं, 3 जियो स्टेशनरी हैं, 4 जियो सिंक्रोनस है। अभी उसी का यूज करते हुए, नाविक का यूज करते हुए इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गगन बनाया है। गगन क्या है, जीपीएस एडिड सिस्टम है ये, जीपीएस एडिड नेविगेशनल सिस्टम है, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम होता है, उसी के लिए वो हमें फ्री नहीं देते हैं, तो इसलिए अपना हमने ये बना लिया है। ये सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सर्विस है, इसके अंदर हम क्या है, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, एडिशनल एक्यूरेसी अवेलेबिलिटी के लिए इसका यूज़ करते हैं। इसमें जो फ्लाइट है उनकी लैंडिंग के लिए इसका यूज़ कराया जाता है। फ्लाइट में हमें क्या ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो उसके लिए हम गगन सिस्टम का यूज़ करते हैं। सिमिलरली एक जेमिनी भी बनाया गया है, क्या बनाया गया है, जेमिनी। जेमिनी क्या है,
ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जो कि फिश को पकड़ने में मदद करेगी, फिश को पकड़ने, फिश का क्लस्टर ढूंढने में मदद करेगी, और इससे फिशरमैन को पता चल जाएगा कहाँ पे क्लस्टर है, उनको कहाँ पे फिशिंग करनी चाहिए। तो ये इसको मोबाइल से इसको लिंक किया गया है और मैसेज बता देती है। ये सारा किसके द्वारा बनाया गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा बनाया गया है। उसके एक अंदर सेंटर है इनकोइस, उसने बनाया है इसको, जेमिनी। सेम प्रिंसिपल ये यूज किया है, इसी वाला गगन वाला। नाविक हम देख चुके हैं। अगले वाला है चंद्रयान 1। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट मिशन है इंडिया के वो भी देख लेते हैं, थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री। चंद्रयान 1 हम कब लॉन्च किया था? 2008 में लॉन्च किया था। 4th कंट्री बन गया था इंडिया चंद्रमा पे जाने वाला। पहला यूएस था, रशिया था, चाइना था, यूएस, रशिया, जापान के बाद में 4था कंट्री बना था इंडिया। 2008 में हमने इसको लॉन्च किया था। इसको PSLV हमने इसका यूज किया था, PSLV देख चुके हैं। तो ये 10 महीने तक ये मिशन चला था। इसने वाटर कंफर्म किया था, वाटर आइस सरफेस ऑफ मून पे ये कंफर्म किया गया था नासा के द्वारा, तो इसका जो डेटा यूज करते हुए, ठीक है। तो इसने किसमें वाटर आइस इसने डिस्कवर किया था। चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था 2019 के अंदर, जिसके अंदर हमने यूज किया था GSLV मार्क थर्ड, GSLV मार्क थर्ड M1 का यूज करते हुए इसको लॉन्च किया गया था। एंड ओनली यूएस, रशिया एंड चाइना हैव सक्सेसफुली लैंड किए हैं। होमन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करने वाला और फर्स्ट बार में, पहली बार में मार्स तक पहुंचने वाला पहला कंट्री है इंडिया, ठीक। तो इसके अंदर चंद्रयान 2 के अंदर कौन कौन से हैं? प्रज्ञान इसका एक रोवर था जिसका नाम क्या था? प्रज्ञान रोवर था। प्रज्ञान क्या था? प्रज्ञान वाज रोवर। एंड विक्रम क्या था इसका? लैंडर था, लैंडर, ठीक। तो विक्रम था, लैंडर, ठीक है। तो लैंडर तो क्रैश हो गया था, ठीक है। 9 मिनट का टेरर होता है, 9 मिनट का टेरर होता है, वहाँ पे ये क्रैश हो गया था। 9 मिनट का टेरर क्या होता है? इसके अंदर क्या है? ये मून है, तो मून पे एटमॉस्फेयर तो है नहीं कि उसके अंदर हम कोरियोलिस फोर्स के द्वारा या फिर इसमें एटमॉस्फेयर का यूज करते हुए वहाँ पे लैंड कर सकें। यहाँ पे जो लैंडिंग होगी वो बहुत फास्ट होगी, बहुत फास्ट होगी, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है वहाँ पे। यहाँ पे लैंडिंग बहुत फास्ट होती है और वो सीधा 9 मिनट लगता है लगभग उसको लैंड करने में। उसको 9 मिनट ऑफ टेरर बोलते हैं। इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, नहीं होता तो वो टूट जाता है, ठीक है। इंडिया वाला टूट गया था। सिमिलरली इसराइल का था। इसराइल का कौन सा था? बेयरसेट 2 मिशन था, बेयरसेट 2 मिशन, वो भी फेल हो गया था, लैंड नहीं कर पाया था। चाइना का कौन सा है? चाइना का बाइडू है, वो बाइडू 5, चांगी 5 है, चांगी 5 वो लॉन्च कर चुका था। आगे हम इसके बारे में और देखेंगे। चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 के, चंद्रयान 1 हमने 2008 में लॉन्च किया था, चंद्रयान 2 2019 के अंदर लॉन्च किया था, ठीक है। एंड चंद्रयान 1 के अंदर 11 पेलोड थे। इसमें चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर भेजा गया था, प्रज्ञान रोवर भेजा गया था, ठीक है। चंद्रयान 1 हमने PSLV का लॉन्च करते हुए भेजा था। चंद्रयान 2 हमने अभी GSLV डेवलप कर लिया है, इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। फिर हम अभी मंगलयान, हमारा मॉम मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन और मॉम मिशन मंगलयान, ये इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इसका हम PSLV एक्सटेंडेड लेंथ का यूज़ करते हुए इसको भेजा गया था। 2013 में भेजा था हमने, 2013 में। इंडिया पहला कंट्री बना था फर्स्ट टाइम में पहुंचने वाला, ठीक है। तो ये हमारा इसका जो पेलोड कितना था? 1350 kg था। एंड 300 दिन का मिशन, 300 दिन ट्रेवल करके ये पहुंचा था, ठीक है। इसके बारे में इतना ही पढ़ना है। गगनयान, अभी जो गगनयान है, ठीक है, अभी जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो गगनयान। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया था, इस पर आने की पूरी संभावना है। तो गगनयान है, तो ये इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? हमारा आदमी भेजने, हमने इंडिया अपना एस्ट्रोनॉट भेजना चाहता है स्पेस में, इंडिया अपना एस्ट्रोनॉट भेजना चाहता है स्पेस में इसके द्वारा, ठीक। गगनयान, तो गगन प्लस यान है, ठीक है। तो ये इंडिया का फर्स्ट एवर मैन्ड स्पेस मिशन होगा इंडिया का। इसके अंदर टोटल कितने हैं? 3 मिशन के लिए जाएंगे, जिसमें से 2 अनमैन्ड होंगे, 2 अनमैन्ड प्लस एक क्या होगा? मैन्ड मिशन होगा, ठीक है। इसमें एक मैन होगा। इसके 2 अनमैन्ड होगा जिसमें आदमी नहीं जाएगा, उसमें एक में क्या है? एक में हम क्या भेजेंगे? वयोमित्रा भेजेंगे। वयोमित्रा क्या है? एक रोबोट है, उसको हम भेजेंगे, वयोमित्रा रोबोट को। वयोमित्रा रोबोट है वो हमारी मिमिक करेगा कंडीशंस को, इन्वायरमेंटल कंडीशन को मिमिक करेगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट को क्या परेशानी आ रही है उसमें हम चेक कर सकते हैं वयोमित्रा के द्वारा, ठीक। तीसरे में हम इसको भेज देंगे, तो इसमें 3 एस्ट्रोनॉट इंडिया भेजने का प्लान बना रहा है, ठीक।
तो इसको जो गगनयान मिशन होगा उसमें एक ऑर्बिटर मॉड्यूल होगा। ऑर्बिटल मॉड्यूल के दो पार्ट होंगे, एक क्रू मॉड्यूल होगा, दूसरा क्या होगा, सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल में क्या होगा, एस्ट्रोनॉट बैठेगा, 3 एस्ट्रोनॉट बैठेंगे इसमें। तो क्रू मॉड्यूल होगा, उसमें एस्ट्रोनॉट बैठेंगे। जब कोई भी रॉकेट है ऊपर जाती है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर से बचाने के लिए यहाँ पे थर्मल शील्ड्स लगी होगी, जो इसको टेम्परेचर से बचाएगी, थर्मल प्रोटेक्शन क्रू मॉड्यूल के अंदर होगा। ठीक, फिर हमने ये देख लिया, ये पार्ट हो गया। अब जो ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा, जो गगनयान का ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा, उसका मास कितना होगा, 8000 kg, 8000 kg, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8000 kg इसका मास होगा। उसकी स्पीड कितनी होगी, ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिट में घूमेगा तब इसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी, वो कितनी होगी, 7800 मीटर पर सेकेंड। 7800 मीटर पर सेकेंड इसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी। इसका मास कितना होगा, 8000 kg इसका जो है टोटल वेट होगा। तो इसको जो ले जाने के लिए कुछ एक टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ये जो क्रू मॉड्यूल है ये ह्यूमन रेटेड है, ये ह्यूमन का रहने लायक है या नहीं, ये ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल होना चाहिए। तो कोई इमरजेंसी आ गई तो उसे एस्केप कर सकते हैं या नहीं, क्रू एस्केप सिस्टम होना चाहिए इसके अंदर, वरना वो बंदे एस्ट्रोनॉट वहीं मर जाएंगे। फिर हैबिटेबल जो रहने लायक हो, पूरा ऑर्बिटल है ये पूरा रहने लायक हो। तो इसके बाद में लाइफ सपोर्ट करे। क्रू सिलेक्शन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है इसको। हम क्रूज सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कहाँ करवा रहे हैं, बेंगलुरु के अंदर एक सेंटर बनाया गया है, बेंगलुरु के अंदर उनको क्रूज सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कराई जा रही है। क्रूज सिलेक्शन किसके आधार पर किया जाता है, उनका फिजिकल एट्रीब्यूट्स है और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जो अच्छा होगा, फ्लाइंग कैपेबिलिटी है, वो सब कुछ इसमें देखते हैं। तो इसके लिए जो ये 2004 से ही इसरो प्लान कर रहा था अपना स्पेस मिशन भेजने के लिए, तो उसके लिए टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट भी चल रहे थे। स्पेस रिकवरी प्रोग्राम है, एक्सपेरिमेंट करवा लिया गया है ऑलरेडी। केयर प्रोग्राम जैसे क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट, यानी कि एटमॉस्फेयर में उसको ले तो जाएंगे पर उसको वापस अर्थ के ऑर्बिट में लाना होता है, एटमॉस्फेयर में लाना होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि वो आग न लग जाए, ठीक है, फेल ना हो जाए। एटमॉस्फेयर में जो नीचे आता है तब उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो आग लगने का डर रहता है। तो उसमें री एंट्री करा ली गई थी सक्सेसफुली 2014 के अंदर, क्रू एक्सपेरिमेंट, केयर एक्सपेरिमेंट के अंदर, क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेयर री एंट्री एक्सपेरिमेंट। उसके बाद में रीयूजेबल रॉकेट भी लॉन्च कर लिया है, टेस्ट कर लिया है इसरो ने। फिर पेड अबॉर्ट टेस्ट भी करवा लिया है इसके लिए। इसके अंदर अब स्पेस सूट बनाने का काम कहाँ पे चल रहा है, डिफेंस, बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी के अंदर चल रहा है। तो गगनयान हमने स्पेस में यदि यात्री एस्ट्रोनॉट भेज दिए सक्सेसफुल, तो हमारा क्या होगा, इसके फ़ायदे भी होंगे, कुछ फ़ायदे होंगे, क्या होंगे, हमारा जो साइंस है वो डेवलप होगा, नॉलेज डेवलप होगा, ठीक है, उसको फिर हम कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा है ये हम इससे जो नेशनल जो हमारा रेपुटेशन, नेशनल का रेपुटेशन वो बढ़ेगा। फिर स्टूडेंट्स हैं वो इंस्पायर होंगे साइंस को लेने के लिए, स्टूडेंट इंस्पायर होंगे। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दूसरे सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला जो हमारा मिशन है वो है परसेवरेंस मिशन ऑफ नासा का एक मिशन था, मिशन 2020। उसके अंदर मार्स पर एक रॉकेट भेज रहा था नासा, मार्स पे, ठीक है। तो उसी में एक परसेवरेंस मिशन था, नासा का रोवर था। ये परसेवरेंस क्या है, मार्स पे नासा का रोवर है, मार्स रोवर नासा का मार्स रोवर है परसेवरेंस। और चाइना का मार्स रोवर है, उसका नाम क्या है, जुरांग। ये क्या है, चाइना का रोवर है, ये परसेवरेंस नासा का रोवर है, ठीक है। नासा ने इसको भेजा था मार्स के जेरिजो क्रेटर पे भेजा गया था। एंड यहाँ पे नासा ने एक स्मॉल हेलीकॉप्टर भी भेजा है। इंजेनिटी एक छोटा हेलीकॉप्टर है, जो पहला हेलीकॉप्टर बना है किसी दूसरे प्लेनेट पे उड़ने वाला। इंजेनिटी ने फर्स्ट फ्लाइट कर ली है, छोटी सी फ्लाइट सक्सेस हुई थी इसकी, इंजेन्युइटी की फर्स्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ये छोटा हेलीकॉप्टर था इंजेन्युइटी। और परसेवरेंस क्या है, ये नासा का मार्स रोवर है, ठीक है। और चाइना का कौन सा हो जाएगा, जुरांग रोवर है। आगे देखते हैं निसार प्रोजेक्ट। निसार है तो निसार, नासा इसरो, नासा एन से नासा, फिर आई से इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये प्रोजेक्ट है, ठीक। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, दो फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर, दैट इज एल बैंड और एस बैंड के अंदर
फ्रिक्वेंसी बैंड के अंदर इस मिशन को भेजा जाएगा। पहला मिशन होगा जिसको 2 डिफरेंट रडार फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा। एल बैंड वाला है वो बना रहा है नासा, और एस आ रहा है इसरो में क्या आ रहा है, एस आ रहा है इसरो, सेकंड इसरो। एस बैंड कौन बना रहा है, इंडिया बना रहा है। एल बैंड कौन बना रहा है, नासा बना रहा है। ये नासा की जिम्मेदारी है, ये इंडिया की जिम्मेदारी है। ये इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक, इतना ही जाना है इसके बारे में। सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा, सेंटीमीटर तक देख सकता है। इसका एप्लीकेशन होगा वो क्या हो सकता है, नेचुरल हजार्ड। ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की तरह इसको यूज किया जाएगा रडार की तरह। ऑब्जर्वेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन हो जाएंगे, जैसे कि एर्थक्वेक है, वोल्केनोज है, एंड देन रिसोर्स मैपिंग है, नेचुरल हजार्ड है, सी लेवल राइज है। इन सभी को टैकल, जो हजार्ड्स हैं उनको टैकल करेगा। हजार्ड्स के लिए था। ठीक, उसके बाद में इसरो ने, इंडिया ने लॉन्च किया था GISAT-1, और इसमें लॉन्च किया गया था अर्थ EOS-3 मिशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 303 लॉन्च किया गया था। ये फेल हो गया था। ये फेल क्यों हुआ था, क्योंकि जो रॉकेट इसको ले जाने वाली थी, GSLV रॉकेट ले जाने वाली थी, GSLV F-10 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो GSLV क्या है, GSLV हमने देखा था कि इसमें 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। तो इसमें क्रायोजेनिक स्टेज है वो फेल हो गई थी, काम करना, इग्निशन नहीं हुआ था, तो ये मिशन इसका फेल हो गया था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, GIS का, जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1। तो ये अर्थ की इमेजिंग करेगा। अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स है, इसमें इमेजिंग, अर्थ की इमेजिंग लेने की बात चल रही थी, ये फेल हो चुका है मिशन। ठीक है, इसका जो काम हो जाएगा, तो इमेज करेगा, तो ये नेचुरल डिजास्टर को भी इमेजिंग कर सकते हैं, बॉर्डर पे भी इमेजिंग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव यही थे इसके कि एग्रीकल्चर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के काम देख चुके हैं, वही इसके एप्लीकेशन होगा। फिर स्पेस डेब्रिस के बारे में बात करते हैं। स्पेस डेब्रिस तो क्या है, ये स्पेस डेब्रिस क्या है, कचरा है। जो भी कचरा है वो स्पेस में, जो कचरा है उस स्पेस में स्पेस डेब्रिस हो गया। ठीक, तो ये अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट है, इसमें घूम रहा है बहुत सारा, जो घूम रहे हैं, जो हमारे काम के नहीं है। तो ये नेचुरल भी हो सकता है, इट कैन बी नेचुरल और मैन मेड, यानी कि जो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए हैं वो काम करना बंद कर दें, खराब हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। वही कचरा है स्पेस डेब्रिस। तो अर्थ बहुत सारे हम सैटेलाइट आज तक लॉन्च किए हैं, लगभग 30,000 के करीब, मोर देन 30,000। तो स्पेस एक्स भी लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। स्पेस एक्स स्टारलिंक प्रोग्राम के अंदर 30,000 के करीब लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च किए जाएंगे, तो वो कचरा फैलाएंगे स्पेस में। और जब ये अर्थ है, ठीक, ये अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट है, इसमें एक कचरा घूम रहा है, इसमें एक पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 1 स्पेस डेब्रिस 1, स्पेस डेब्रिस 2, इसको कह लो स्पेस डेब्रिस 2। ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, तो तीसरा बन जाएगा स्पेस डेब्रिस 3। 3 हो जाएंगे, 1 2 3। ठीक, 3 से फिर आगे और टकराएंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 9। फिर इस तरह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, चेन रिएक्शन। फिर इस ऑर्बिट में हम सेटेलाइट लॉन्च करेंगे, तो इसको थोड़ा सा टकरा, कोई भी नया सेटेलाइट इसमें लॉन्च किया और वो थोड़ा सा इन डेब्रिस से टकरा गया, तो उसकी काम तमाम हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो यही, इसी बात को हम केसलर सिंड्रोम बोलते हैं, केसलर इफेक्ट और केसलर सिंड्रोम। ये किसके द्वारा दिया गया था, डोनाल्ड जे केसलर के द्वारा दिया गया था। नासा का एक साइंटिस्ट था, उसने दिया था केसलर सिंड्रोम। वो कहता है कि यदि एक बहुत सारी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी जब स्पेस डेब्रिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसी बात को केसलर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक, अभी इसको स्पेस को कम करने के लिए कुछ इंटरनेशनल एफर्ट है, कुछ नेशनल एफर्ट है। इंटरनेशनल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये एक इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। इसमें 13 कंट्री हैं, 13 कंट्री की जो एजेंसी है, लाइक नासा है, इंडिया से इसरो है, वो इसका पार्ट है इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिएशन कमेटी का। तो इसरो भी इसका एक मेंबर है। इसमें कितने कंट्री हैं, 13 कंट्री हैं, और इंडिया, इसरो भी इसका मेंबर है। ठीक है, ये इसके बारे में बताती है कि क्या है स्पेस डेब्रिस से क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा इसरो ने लॉन्च किया था मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार भी लॉन्च किया था इसरो ने। फिर प्रोजेक्ट नेत्रा लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है, ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो बताएगा हमें स्पेस के बारे में, स्पेस के बारे में। तो स्पेस SSA है, स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के बारे में हमारी प्रमोट करता है।
तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है टू डिटेक्ट दी डेब्रिस एंड अदर हजार्ड, हजार्ड को डिटेक्ट करने में ये हमारा हेल्प करता है। ठीक, तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है नेत्रा। इसकी फुल फॉर्म देखोगे, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। तो स्पेस के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हैं, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस 2019 के अंदर इन्होंने इसको लॉन्च किया था। याद रखना है कि ये डेब्रिस को ट्रैकिंग करने के लिए प्रोजेक्ट नेत्रा इंडिया का है। फिर इसरो है वो सेल्फ ईटिंग रॉकेट भी डेवलप कर रहा है, दूसरा वेनिसिंग रॉकेट भी डेवलप कर रहा है। तो सेल्फ ईटिंग रॉकेट के अंदर ऐसी रॉकेट बनाई जाएगी, ऐसी रॉकेट बनाई जाएगी जो एंड स्टेज में, जिनके एंड स्टेज में खुद ही खत्म हो जाए, खुद ही खत्म हो जाए। और दूसरी है वो वेनिसिंग है, उसमें एक बटन लगा होगा, किल बटन। तो काम होने के बाद इनको किल बटन से इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ख़त्म कर सकते हैं धरती पे बैठे बैठे। ये ऑटो होगी, ये ऑटोमेटिक हो जाएगी, सेल्फ हीटिंग वाली ऑटोमेटिक होगी और वेनिसिंग वाली ट्रिगर करनी पड़ेगी। ग्लोबल एफर्ट है कुछ स्पेस रिमूव स्पेस डेब्रिस करने के लिए, बहुत सारे ग्लोबल एफर्ट भी हैं, जैसे कि रिमूव डेब्रिस प्रोजेक्ट है वो ब्रिटेन का है, स्पेस जंग को रिमूव करने के लिए ब्रिटेन का है। ठीक है, उसके अलावा क्लियर स्पेस प्रोजेक्ट है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, क्लियर स्पेस प्रोजेक्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इसके अंदर वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे रिमूव करेंगे। पहले तो है कि वो एक नेट है, एक जाली होती है ना, उसको नेट को फेंकेंगे और स्पेस के अंदर जो भी डेब्रिस है उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको फेंक के जाली को इसको कलेक्ट करके ले आएंगे। ठीक है, धरती पे। दूसरा है हार्पून है, जैसे मछली मारते हैं उसी तरह से ये एक एक करके इनको पकड़ेंगे, उस नेट कैप्चर में नेट से पकड़ेंगे, हार्पून में मछली मारते हैं उससे हार्पून से पकड़ेंगे। डी ऑर्बिट में जैसे ये ऑर्बिट है, ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में कोई घूम रहा है डेब्रिस, एक ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, यदि वो नीचे आ जाए, उनका ऑर्बिट बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो अर्थ में आके अर्थ की तरफ आ जाएंगे। अर्थ की तरफ आएंगे तो वो जलने स्टार्ट हो जाएंगे, बर्निंग। अर्थ की तरफ आएंगे तो वो बर्न करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस अर्थ के एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज़ है वो बर्न कर जाएगी फिर, तो उनको डी ऑर्बिट करने का काम करते हैं। विजन बेस्ड नेविगेशन में वो क्या कर रहे हैं, लिडार टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उनको ट्रैक करेंगे, उनका डेटाबेस बनाया जाएगा, फिर उसको इन बाकी मिशन से हम ट्रैक कर सकते हैं। आर्टेमिस मिशन किसका है? अब दूसरे मिशन के बारे में बात करते हैं। आर्टेमिस मिशन, तो ये नासा का क्या है, जैसे हमारा गगनयान है, हमारा क्या है गगनयान, जिसके अंदर हम एस्ट्रोनॉट को लेके जाएंगे, उसी प्रकार नासा का क्या है, आर्टेमिस मिशन है। उसके अंदर वो ह्यूमंस मिशन ले जाना है नासा को 2022 तक। ठीक है, तो वाइपर प्रोजेक्ट नासा का है, वो किसके लिए है, मून के लिए है, मून के लिए। आर्टेमिस किसके लिए है, आर्टेमिस प्रोग्राम है वो है मार्स मेन स्पेस फ्लाइट है, मेन वाला है, मेन स्पेस फ्लाइट है। वाइपर किसके लिए है, मून के लिए है, नासा का प्रोग्राम है, साउथ पोल पे वो लैंडिंग कराने की बात कर रहे हैं। कोरियन पाथ फाउंडर लूनार ऑर्बिट भी है। बेयरशिप 2 हमने डिस्कस कर लिया, इजराइल का मून मिशन है। ठीक है, ये फेल हो गया था, इसकी लैंडिंग हमने देख लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में नासा के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, मून के लिए देखोगे तो मून में देखोगे तो ये प्रोजेक्ट है, दोनों मून के हैं। मून पे नासा का परसेवरेंस रोवर भी रहा है, मावेन भी है, इनसाइट भी रहा था, क्यूरियोसिटी रोवर हम देख चुके हैं, मार्स रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर रहा नासा का, ओडिसी स्पेसक्राफ्ट भी नासा का रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कौन कौन से हैं मार्स के लिए, एक्सोमारस मिशन है, मार्स एक्सप्रेस है। बेपी कोलंबो मिशन देखोगे तो वो किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, किसके लिए है, मरकरी के लिए है। अकातुस्की वीनस के लिए है, किसका है, अकातुस्की नाम से पता चल रहा है कि ये जापान का है, जापान या साउथ कोरिया का होगा। अकातुस्की जापान का है। ठीक है, जापान का वीनस मिशन है। बेपी कोलंबो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मार्स मिशन है। ठीक है, एंड जूनो मिशन है, ये नासा का मिशन है जुपिटर के लिए, ये जो 2016 में पहुंच गया था। अभी हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इसको हम रॉकेट में भर के स्पेस में लेके जा चुका है नासा। ठीक, तो ये किस किस का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये किस किस का प्रोजेक्ट है, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी प्लस नासा यूएस, तो 3 कंट्रीज का प्रोजेक्ट है, 3 कंट्रीज का है। ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप होगा जो कि इंफ्रारेड एंड नियर इंफ्रारेड में काम करेगा, इंफ्रारेड लाइट में काम करेगा ये। ठीक है, एंड इसका जो एम क्या है, व्हाट आर द गोल्स,
इसके गोल्स क्या हैं? ये फर्स्ट गैलेक्सी जो बिग बैंग के टाइम पे जो गैलेक्सीज बनी थी, बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग के टाइम पे जो गैलेक्सी बनी थी और जो स्टार बने थे उनको स्टडी करेगा, फिर स्टार की केमिकल कंपोजिशन को भी स्टडी करेगा, मेजर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम, डिटरमाइन हाउ द गैलेक्सी हैज इवॉल्वड, कैसे इवॉल्व हुई है टाइम के विद टाइम, एंड ये स्टार कैसे बने हैं उसको भी ऑब्जर्व करेगा। तो ये इसका काम था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। ये कौन सी लाइट में ऑब्जर्व करेगा? ये इंफ्रारेड में करेगा, ठीक है। एंड 3 कंट्रीज कौन कौन से हो जाएंगे इसके, याद रखना है, बहुत जरूरी है। कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड 3 इंस्टीट्यूशन, नासा, 3 इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व हैं, इंफ्रारेड में काम करेगा, ठीक। ये इसके बारे में इससे पहले और देख लेते हैं, ठीक है। तो अब तक कितनी हो सकती है? 1990 में लॉन्च की गई थी हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च की गई थी, ये ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई थी 1990 में। 2003 में लॉन्च की गई थी स्पिट्जर, रशिया की है ये, स्पिट्जर रशिया की लॉन्च की गई थी। फिर हर्चेल लॉन्च की गई थी, हर्चेल 2009 के अंदर आई थी। फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो हबल 1919 में हबल को रिप्लेस करेगा, वेब जेम्स वेब है वो हबल को रिप्लेस करेगा। तो हबल है वो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है और वेब है वो लैग्रेंजियन पॉइंट 2 पे भेजा जाएगा, ठीक है। लैग्रेंजियन पॉइंट 2 पे भेजा जाएगा, L2 पे। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होते हैं हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसको L2 पे भेजा जाएगा, जेम्स वेब को L2 पे भेजा जाएगा। 1.5 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस होगी। हबल वाला लो अर्थ पे था, इसका 1.5 किलोमीटर पे होगी। जो जेम्स वेब का डायमीटर होगा, जो प्राइमरी मिरर होगा उसका डायमीटर 6.5 मीटर होगा, जो कि इसके 2 टाइम से ज़्यादा होगा, 2.5 के करीब होगा। इसका 2.4 था, इसका 6.5 मीटर होगा, ठीक है। हबल से 2 गुने से ज़्यादा होगा। तो ये जो हबल का काम था यंग गैलेक्सी को सर्च करना, इसका न्यूबॉर्न गैलेक्सीज को सर्च करना था होगा। एंड ये सर्विसेबल, हबल सर्विसेबल था, ये सर्विसेबल नहीं रहेगा। एंड हबल है वो विजिबल अल्ट्रावायलेट और नियर इंफ्रारेड के एक पार्ट में काम कर रहा था, ये नियर इंफ्रारेड में काम करेगा, ठीक है, इंफ्रारेड में काम करेगा। तीसरा है हेस्टेल स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। तो ये हेस्टेल स्पेस ऑब्जर्वेटरी जस्ट लाइक ये भी L2 में ही है, इसको लैग्रेंजियन पॉइंट L2 में भेजा गया है। 3.5 मीटर इसका डायमीटर होगा एंड जेम्स वेब की तरह ही है ये। बाकी तो इसका जो डायमीटर है वो 3.5 मीटर होगा और इसका 6.5 मीटर है, बस इतना डिफरेंस है। एस्ट्रोसेट क्या है? एस्ट्रोसेट इंडिया की फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी एस्ट्रोसेट, ठीक है। इसको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था, लो अर्थ ऑर्बिट में। एंड ऑब्जर्वेटरी क्या होती है कि वहाँ पे बहुत सारे टेलीस्कोप वगैरह लगाए जाते हैं ऑब्जर्व करने के लिए यूनिवर्स को। तो इसके अंदर ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट एंड हाई एनर्जी एक्सरेज, इन तीनों के अंदर वो देख सकते थे। इन 3 बैंड के अंदर ये ऑपरेट करती है एस्ट्रोसेट। तो ये इंडिया 4th कंट्री था जिसको लॉन्च किया गया था। ये पूछा जा सकता है, 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर प्राइवेट सेक्टर है जो कि स्पेस में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जेफ बॉब्स का है, ब्लू ओरिजिन कंपनी है। एंड वर्जिन गैलेक्टिक किसकी है? रिचर्ड ब्रेंसन की है। तो ये लोग हैं वो जा चुके हैं स्पेस टूरिज्म में, स्पेस में जा चुके हैं, ठीक है। स्पेस टूरिज्म के बारे में बात करें तो स्पेस में ये जा चुके हैं। तो रिचर्ड ब्रेंसन जाके आया था वर्जिन गैलेक्टिक के द्वारा, एंड ब्लू ओरिजिन भी जाके आया था। जेफ बेजोस भी जा चुका है, एलन मस्क भी जाके आ चुका है, एलन मस्क, ठीक है। एलन मस्क की कौन सी है? स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स, ठीक है। स्पेस एक्स का एक प्रोग्राम है इंस्पिरेशन 4 के अंदर वो लोग 4 सिविलियन बंदे जाके आए थे, एस्ट्रोनॉट का बिना स्पेस में जाके आए थे। अब स्पेस में कैसे हम मान लें कि कितना दूरी पे जाने पे होता है, तो हम देखते हैं ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ से 100 किलोमीटर के, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर 100 किलोमीटर पे कार्बन लाइन है। जो बंदा कार्बन लाइन क्रॉस कर गया, 100 किलोमीटर पे कार्बन लाइन है, ये यहाँ से इसे क्रॉस कर ली तो हम इसको बोलेंगे स्पेस में वो ट्रेवल कराया, ठीक। स्पेस ट्रेवल में ऊपर जाके सीधा आना तो बहुत आसान है। दूसरा है ऑर्बिट में ट्रेवल करना। ऑर्बिट में ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा चाहिए होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए होगी, उसके लिए ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सीधा ऊपर जाके नीचे आने में थोड़ा कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कार्बन लाइन कितने पे है? 100 किलोमीटर पे है। स्पेस ट्रेवल कितने में मानते हैं? 100 किलोमीटर में मानते हैं। 80 से भी मानते हैं कई बार, 80 से लेके 80 से ऊपर वाला मान लो, 80 या 100 से कर लो तो उससे ऊपर हो जाएगा। ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है जिसके बारे में आप ये सभी जानते हो, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है ब्लैक होल, ठीक। तो ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल वो स्पेस होता है जहाँ से कोई लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा प्लेस जहाँ की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट, वहाँ से लाइट भी पास नहीं कर सकती। तो
जब एक स्टार डाई करता है, यदि उसका मास 3 टाइम ऑफ सन से कम है, 3 टाइम ऑफ सन से कम है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रॉन स्टार। इससे ज़्यादा हो गया तब वो क्या होगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है, ब्लैक होल में कन्वर्ट करने की संभावना है। ठीक है, तो बिग स्टार डाई करते हैं तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बिग होल से कुछ पास नहीं होता है, तो इसलिए वे लाइट भी पास नहीं कर सकती हैं, तो इससे कुछ भी पास नहीं होता, तो ये इनविजिबल होते हैं। ठीक है, एंड इसके सेंटर में, ब्लैक होल के सेंटर में क्या होता है, ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी होती है। ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इनफाइनाइट क्या है, डेंसिटी होती है, और इनफाइनाइट क्या है, ग्रेविटी होती है। यहाँ से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी यहाँ से एस्केप नहीं कर पाएगी। ठीक है, और यहाँ पे टाइम है, वो स्पेस टाइम है, वो कर्व हो जाएगा इनफाइनाइटली, और जो एग्जिस्टिंग फिजिक्स के लॉज हैं वो सिंगुलरिटी में वो वैलिड नहीं होंगे, वैलिड नहीं होंगे। आइंस्टीन ने भी कहा ऐसा। ठीक, तो 2019 के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया है, ब्लैक होल की इमेज ली थी यूजिंग इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप। इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप करते हुए उन लोगों ने ऑप्टिकल इमेज ली है, उनकी फ़ोटो खींची है ब्लैक होल की। M77 था 2017 में पहला था, 2019 में पहला था M77 था, दूसरा कौन सा था, सागिटेरियस बी, सागिटेरियस बी। इन दो की, पहला M77 था, दूसरा सागिटेरियस बी। इन दो ब्लैक होल की इमेज हम अभी तक ले चुके हैं। तो ब्लैक होल के बारे में हमने देख लिया। ब्लैक होल क्या होता है, ऐसा प्लेस जहाँ पे जहाँ से लाइट भी स्केप ना कर सके, और इसके सेंटर में क्या होगा, ग्रेविटेशनल सिंगुलरिटी होती है। सिंगुलरिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है, और वहाँ पे एग्जिस्टिंग स्पेस लॉज एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक, तो ब्लैक होल है वो 4 तरह के होते हैं, स्टेलर, दूसरा सुपरमासिव, तीसरा इंटरमीडिएट, एंड चौथा मिनिएचर। ठीक, तो स्टेलर होता है, उसका जो है वो ग्रेविटेशनल कोलैप्स के द्वारा बनते हैं, एंड इसका जो मास है वो 5 से लेके 100 सोलर मास तक इसका मास होता है। इस ब्लैक होल का मास कितना होता है, सोलर मास। एक सूर्य का 5 से लेके 100 टाइम्स तक इसका मास होता है। ठीक, और सुपरनोवा है, इसका मोर देन 10,000 इसका मास है, वो 10,000 से भी ज़्यादा गुना, सन के मास से 10,000 ज़्यादा गुना होता है। इन दोनों के बीच वाला है वो कौन सा है, इंटरमीडिएट है। इन दोनों के बीच में स्टेलर और सुपरमासिव ब्लैक होल है। सुपरमासिव यानी कि बहुत बड़ा, 10,000 टाइम्स ज़्यादा हो जिसका मास सन से, उस दोनों के बीच में कौन सा है, वो स्टेलर है। यानी कि 100 सन से लेके जिसका मास है वो 10,000 सन के बीच में है, 10,000 के बीच में है, वो स्टेलर हो जाएगा। चौथा है मिनिएचर। ये मिनिएचर है, मिनिएचर नाम से पता चलता है, मिनिएचर बहुत छोटा होता है। इसका जो लगभग कितना है, 148 फेदोमीटर। एक फेदोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻12 मीटर एक फेदोमीटर, तो इतना छोटा होता है। तो ये हाइपोथेटिकल होता है, जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, एक हाइपोथेटिकल होता है। ये किसने दिया था, स्टीफन हॉकिंग ने दिया था, स्टीफन हॉकिंग, मिनिएचर ब्लैक होल। ठीक, तो ये टाइप्स हो गए ब्लैक होल के, 4 टाइप, स्टेलर, सुपरमासिव, इंटरमीडिएट, एंड मिनिएचर। अभी देखेंगे ब्लैक होल। सिंगुलरिटी हमने देख लिया। सिंगुलरिटी क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट ग्रेविटी, वहाँ से कोई स्किप नहीं कर पाए, ये ऐसा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है, ये वाला काले वाला पॉइंट है, ये हमारा हम देख रहे हैं, ये सिंगुलरिटी वाला पॉइंट है। ठीक, ये सिंगुलरिटी होगी। ठीक है, इस पे जो आउटर मोस्ट पॉइंट है, ये जो पूरा पॉइंट है, ये क्या है, सिंगुलरिटी वाला है। ठीक है, इसका जो आउटर मोस्ट कवर है वो इवेंट हॉरिजन है। इवेंट हॉरिजन, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यहाँ पे कोई भी आ गया तो वो दोबारा नहीं जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पे देखो, इसमें एक बार बंदा घुस गया तो इसे वापस इसके अंदर ही घुसा रह जाएगा। ठीक, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इवेंट हॉरिजन हो गया। ठीक, लाइट एंड एनर्जी भी यहाँ से कुछ पास नहीं हो सकती। तो ये ब्लैक होल है, ये अपनी तरफ क्या है, स्टार्स को खींचेगा। स्टार्स है, एस्ट्रॉयड है, उन सबको अपने ओर खींचता है ब्लैक होल। ठीक, उसके अंदर समाज ये खींच लेता है अपनी ओर। ठीक, जब वो आते हैं दूर से, स्पीड में आएंगे तो उससे क्या है, डस्ट उड़ेगी तो उससे एक ऐसी लाइन से दिखाई देगी, ये वाली लाइन जो वाइट वाइट वाली है, तो जेट स्ट्रीम, रिलेटिव जेस्टिक दिखाई देगी, ये ऊंच सी दिखाई देगी, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक जेट बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर व्हेन स्टार्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैक होल, जेट ऑफ पार्टिकल एंड रेडिएशन आर ब्लास्टेड एट द स्पीड ऑफ लाइट के
पे ये ब्लास्टेड होते हैं, उनको रिलेटिविस्टिक जेट बोलते हैं। इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट पे, ठीक है। तो ये फोटोन स्फीयर क्या होता है, फोटोन स्फीयर ये जो इसके पास में ये वाला जो एरिया है वो फोटोन स्फीयर है। ये जो आसपास ब्लैक होल जो स्टार को ऑब्जर्व करता है तो वहाँ पे फोटोन इमिटेड होते हैं, तो वो एक लाइट उसके चारों ओर जलने लग जाती है, तो उसको फोटोन स्फीयर बोलते हैं। इमिटेड फ्रॉम दी हॉट प्लाज्मा नियर द ब्लैक होल विच बेंड्स देयर ट्रेजेक्टरी ड्यूरिंग ए ब्राइट रिंग। एक्रीशन डिस्क क्या होती है, एक्रीशन डिस्क ऑफ सुपरहीटेड, ये इसमें सुपरहीटेड गैस और डस्ट होते हैं जो कि ब्लैक होल के अराउंड घूमते रहते हैं। तो ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है, तो इसका एक पॉइंट ऐसा होगा ना जहाँ से आना स्टार्ट होगा, वहाँ से रिटर्न करना, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि इवेंट होरिजन से इधर वाला पॉइंट है, एक तो ब्लैक होल की तरफ वाला पॉइंट है, एक इधर वाला पॉइंट है। तो इधर वाले पॉइंट पे क्या होगा, एक्रीशन डिस्क होती है, वहीं पे फोटोन स्फीयर होता है, ठीक है। तो ये एक्रीशन डिस्क में एक्स रेज रेडिएशन होती है, वहाँ से एक्स रेज रेडिएशन निकलती है। तो इन एक्स रेज को अभी पहली बार डिटेक्ट किया गया था, आगे चल के देखेंगे हम। तो जनरल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी अगला टॉपिक क्या है, इसी में है। जनरल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। कब दिया था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये आइंस्टीन ने दी थी 1915 के लिए। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था, इसके लिए नहीं दिया गया था, नोबेल प्राइज आइंस्टीन को दिया गया था फोटोवोल्टिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। एंड इसको ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी क्या है, एक दिखाई नहीं देता है, हमें ऐसा फोर्स है कि जो हमें दिखाई नहीं देता है। ये कहती है कि ग्रेविटी इज ए कर्विंग और वार्पिंग और स्पेस ऑफ टाइम। आइंस्टीन इसको कहता है ग्रेविटी क्या है, वार्पिंग ऑफ द स्पेस ऑफ टाइम है, और उसको स्पेस टाइम जो कर्व है उसको कर्व कर देती है ये। तो इसका जो इफेक्ट है वो टाइम डायलेशन पे भी पड़ता है, टाइम डायलेशन पे टाइम भी चेंज हो जाता है। तो ग्रेविटेशनल वेव क्या होती है, इसमें अगला टॉपिक है जो ग्रेविटेशनल वेव। आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट की थी कि ग्रेविटेशनल वेव भी एग्जिस्ट करेगी, 1915 में ही आइंस्टीन ने बता दी कि ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट करेगी। उसकी 100 साल बाद यानी कि 2016 में हमने इसको डिस्कवर किया था ग्रेविटेशनल वेव को। ग्रेविटेशनल वेव क्या होती हैं, दीज आर रिपल्स इन, ग्रेविटेशनल वेव क्या है, दे आर रिपल्स होती हैं इन फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम, फैब्रिक ऑफ these are ripples in fabric of space and time। ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक, स्पेस एंड टाइम। तो ये रिपल्स होती हैं, ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट। तो ब्लैक होल से, ब्लैक होल या फिर और कोई कैटासिस्मिक एक्टिविटी होती है तब ये ग्रेविटेशनल वेव रिलीज की जाती है। इनको डिटेक्ट किया गया था 2016 में, आइंस्टीन ने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दी थी 1950 में, 1915 के अंदर अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने प्रपोज कर दी थी। अभी अभी क्या हुआ था, ये न्यूज़ में क्या था कि एक्सरे रेडिएशन आ रही थी जो हमने देखा था एक्रीशन डिस्क के बिहाइंड द ब्लैक होल, उसमें हमने क्या है पहली बार इसको किया है, डायरेक्टली ऑब्जर्व किया गया है। दूसरा है सुनामी इन स्पेस, जब हमने देखा कि ये देखो यहाँ से ये जो मैटर जाएगा स्पेस में, तो ये जो बच गया एलिमेंट वो सुनामी काज कर सकता है। सुनामी इन स्पेस क्या हो सकते हैं, गैस स्पेक्ट्रम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सुपरमासिव ब्लैक होल, वो सुनामी काज कर सकता है, तो ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है पढ़ना, ठीक। फिर पार्कर मिशन है, पार्कर मिशन ये नासा का मिशन है सन के लिए, नासा का मिशन है किसके लिए, सन के लिए। तो ये 2018 में नासा ने लॉन्च किया था पार्कर मिशन, डेल्टा 4 हैवी रॉकेट से इसको लॉन्च किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। ये पहला ऐसा मिशन होगा जो सन को टच करेगा, सन को टच करेगा, सन को टच करने वाला पहला मिशन होगा, ठीक है। तो सन का टच करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसमें 1173 डिग्री तक ये टेम्परेचर को सहन कर पाएगा ये जो रॉकेट है। इसमें एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, थर्मल सिस्टम बनाया गया है कार्बन का ट्यूब का यूज करते हुए, जो कि 1173 डिग्री केल्विन तक इसको सेव कर जाएगा। ये ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट, फास्टेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट इसको कंसिडर किया जाता है। अभी तक 190 किलोमीटर पर सेकंड से चला जा रहा है दिस प्रोब। इसका काम क्या होगा, ये सोलर को, सन को इमेज करेगा, जो सोलर को कोरोना, एक्सपेंडिंग अवर नॉलेज अबाउट द सोलर विंड के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, इसके बारे में
देखो इसके बारे में, सन के बारे में और देखते हैं। सन है तो ये सन है हमारा, ठीक है। सन का ये इनर मोस्ट पार्ट क्या है, ये है कोर, ठीक है। दिस पार्ट इज कोर। कोर के बाद में है पहला जोन है कोर है, ठीक है। दूसरा है रेडिएटिव जोन है, ठीक, रेडिएटिव जोन, ये रेडिएटिव जोन है। तीसरा कन्वेक्शन जोन है इसके अराउंड में। फिर चौथा है ये जो जोन है वो फोटोस्फीयर है। पांचवा जोन है वो है क्रोमोस्फीयर है। फिर आउटरमोस्ट जोन है वो कोरोना है। ये जो आउटरमोस्ट जोन है ये है कोरोना है, कोरोना, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोरोना में एंटर कर चुका है। अभी ये न्यूज़ क्या आई थी, ये जो है अप्रैल 2021 तक जो पार्कर सोलर प्रोब है आउटर एज ऑफ कोरोना, आउटर एज ऑफ कोरोना है, उसको एंटर कर चुका है। इस पे जो बाउंड्री होती है उसको हम अल्फवेन क्रिटिकल बाउंड्री बोलते हैं। अल्फवेन क्रिटिकल बाउंड्री। तो ये जो बाउंड्री है ये सन है, ये सन, ठीक है। सन और एक ये सन का एटमॉस्फेयर है इसके अराउंड। फिर जो सन है, सन का एक एटमॉस्फेयर होगा, ये सन है, सन का एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है सन का, ठीक है। तो इसके जो बीच में जो बाउंड्री होगी उसको अल्फाविन बाउंड्री बोलते हैं, अल्फाविन क्रिटिकल बाउंड्री। तो ये जो अर्थ यहाँ पे अर्थ होगी कहीं पे, ठीक है। ये जो इसका जो सन का एटमॉस्फेयर है ये कहाँ तक है, ये हेलियोस्फीयर तक है, हेलियोस्फीयर बोलते हैं। जहाँ तक सन का इन्फ्लुएंस रह सकता है, जहाँ से सन की रेडिएशन जाती है तो उसको हम हेलियोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से लेके इस जो आउटर कोरोना से लेके ये जो यहाँ तक जहाँ तक जाती है, ये यहाँ पे क्या है, इंटरस्टेलर स्पेस है। ये इधर में बोलूँ मैं, ये इधर इंटरस्टेलर स्पेस, यानी कि जो स्पेस बियॉन्ड सन, इन दोनों के बीच का रीजन क्या है, हेलियोस्फीयर है, ठीक है, हेलियोस्फीयर। और इसकी जो सन की आउटर मोस्ट बाउंड्री हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, अल्फावेन क्रिटिकल बाउंड्री। तो ये जो मिशन है पार्कर प्रोब है वो इसमें एंटर कर चुका है, इसमें यहाँ पे एंटर कर चुका है, ठीक है। अर्थ से भेजा गया था, ये यहाँ पे एंटर कर चुका है। तो ये यहाँ से कितना तक जाएगा, लगभग ये विदिन 7 किलोमीटर माइल, ये यहाँ से अर्थ की कोर से देखोगे तो 7 किलोमीटर माइल तक जाएगा, 7 मिलियन किलोमीटर माइल तक जाएगा। यानी कि अर्थ से 4 मिलियन किलोमीटर माइल तक जाएगा, 4 मिलियन किलोमीटर माइल तक ये अंदर जाएगा और वहाँ पे इसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने 2019 में पार्कर प्रोब लॉन्च की गई थी। तो सन से क्या है, ये सन है तो सन से क्या है, सोलर रेडिएशन निकलती है, फ्लेयर्स, उनको हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं, सोलर रेडिएशन फ्लेयर्स निकलती हैं। तो वो एक जिग पैटर्न बनाती है, जिग पैटर्न बनाती है, जिग स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर, उनको स्विच बैक बोलते हैं, स्विच बैक। तो पार्कर डिस्कवर दैट मैग्नेटिक जिग स्ट्रक्चर इन द सोलर विंड, सोलर विंड के अंदर जो जिग स्ट्रक्चर बनाती है वो पार्कर प्रोब ने डिस्कस किया था, उनको हम स्विच बैक बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है पार्कर प्रोब के अंदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से लेके जाए जाएंगे, ये 4 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट लेके जाएगी। स्वीप है, स्वीप, पहला स्वीप है, दूसरा है विस्पर, विस्पर, ठीक, विस्पर, WISPR, विस्पर। तीसरा है ISIS एंड चौथा है वो है फील्ड्स है, FIELDS। इसमें 4 इंस्ट्रूमेंट लेके जाया जा रहे हैं। पार्कर के 4 इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, स्वीप, विस्पर, ISIS एंड फील्ड्स, ठीक है। तो स्वीप के अंदर क्या है, इसके अंदर स्वीप कर दिया गया है सोलर विंड और प्लाज्मा के बारे में वो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, सोलर विंड और प्लाज्मा के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा स्वीप के अंदर। विस्पर के अंदर क्या है, वो फोटो खींच रहे हैं, फोटो खींचने के लिए इसमें कैमरे लगे हुए हैं, 3D इमेजेस खींची जाएगी इसमें। विस्पर के अंदर कान में विस्पर करके इसकी फोटो खींच लेंगे हम, इसमें 3D इमेजेस ली जाएगी, ठीक है, 3D इमेजेस विस्पर के अंदर। और फील्ड्स क्या होते हैं, सन की फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसी से है, उसी को ऑब्जर्व करेगा ये। ISIS क्या है, ये क्या है, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड साइंस है, इसमें सन को एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। एलिमेंट, ये एक इन्वेंट्री है, ये एक इन्वेंट्री है, इसमें क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ एक डेटा सेट है, वो ISIS है, इंटीग्रेटेड साइंस इन्वेस्टिगेशन ऑफ सन टू टेक एन इन्वेंट्री ऑफ एलिमेंट इन द सन एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या इन्वेंट्री है। तो इसके पार्कर सोलर प्रोब कब लॉन्च किया गया, 2018 में लॉन्च किया गया, ठीक। इसके हमने देखा कि पार्कर सोलर प्रोब कब लॉन्च किया गया, 2018 में लॉन्च किया गया, 2018 में लॉन्च किया गया। और अभी ये सन के कोरोना तक चला गया है, ठीक है। इसमें 4 इंस्ट्रूमेंट हैं, कौन कौन से, स्वीप, विस्पर, ISIS एंड फील्ड्स, ये 4 इंस्ट्रूमेंट इस पर लेके जाए गए हैं। फर्स्ट एवर मिशन होगा टच करने वाला, ठीक। एंड इसका जो काम है वो सोलर
विंड को स्टडी करना है, सोलर फ्लेयर को स्टडी करना है, सोलर कोरोना को स्टडी करना है, ये सारे पॉइंट को ये स्टडी करेगा। ठीक, इसके बारे में अगला जो नासा का मिशन है वो है हेलियोफिजिक्स मिशन। हेलियोफिजिक्स मिशन है वो भी अर्थ और सन के सिस्टम को स्टडी करने के लिए है। इसमें एक एपिल्सन मिशन भी है और एक ईजी मिशन भी है। तो ये नाम पता होना चाहिए किससे, नासा का है। एपिल्सन मिशन किसका है, नासा का है। यू वेस्ट मिशन भी है नासा का है, हेलियोफिजिक्स मिशन के पार्ट हैं ये, ईजी मिशन और एपिल्सन मिशन, ये दोनों इसके पार्ट हैं जो सन और अर्थ को स्टडी करने में हेल्प करेगा। ठीक है, नाम ही पूछते हैं, पूछेगा तो। सोलर ऑर्बिटर किसका है, सोलर ऑर्बिटर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सन मिशन है। इंडिया का कौन सा है, आदित्य L1, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सोलर साइकिल अभी हम देखते हैं। सोलर साइकिल, ये सन था, तो सन के अंदर क्या है, सन के अंदर सन से क्या है, सोलर फील्ड है। सोलर साइकिल, सोलर की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, सन की एक मैग्नेटिक फील्ड है। सन की मैग्नेटिक फील्ड है वो एक साइकिल फॉलो करती है, वो चेंज होती रहती है। 11 साल का साइकिल फॉलो करती है, 11 साल का साइकिल। 11 साल में वो क्या है, वो कभी इधर कभी उधर होती रहती है, तो उसके जो पोल्स हैं वो बदलते रहते हैं 11 साल बाद। तो जो स्टार्ट होती है उसको सोलर मिनिमम बोलते हैं। 11 साल जो साइकिल स्टार्ट होता है वो सोलर मिनिमम से स्टार्ट होता है और सोलर मैक्सिमम तक जाता है। तो सोलर साइकिल को ट्रैक करते हैं, साइकिल को ट्रैक करने के लिए सन स्पॉट्स का यूज करते हैं साइंटिस्ट। सन स्पॉट्स क्या होते हैं, सन स्पॉट्स, सन पे एक ऐसे रीजन्स होते हैं, ठंडे रीजन, यानी कि कूल प्लेसेस होते हैं सन पे, कूल प्लेस होते हैं सन पे जो ठंडे हो गए हैं, जो अभी डार्क हो गए हैं, अभी डार्क पैचेस की तरह दिखाई देते हैं, उनको सन स्पॉट्स कहते हैं। तो उनका ऑब्जर्व करते हुए सोलर साइकिल को साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं, सन से निकलने वाली सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं। सोलर मैग्नेटिक साइकिल हमने देख लिया, 11 साल का साइकिल फॉलो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिलनकोविच साइकिल बोलते हैं। तो डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे, डार्क स्पॉट्स को हम सन स्पॉट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड तो इनमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिर सोलर फ्लेयर का ये क्लासिफिकेशन दे रखा है, 3 तरह की है, 4 तरह की है, बी टाइप, सी टाइप, सी टाइप, एम टाइप एंड एक्स टाइप। तो याद रखना जरूरी नहीं है, बी टाइप में कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, सी टाइप में पॉसिबल स्पेस मिशन पे इफेक्ट पड़ सकता है, एम में ब्लैकआउट कर सकती हैं। अभी सोलर फ्लेयर्स ने बेंगलुरु के अंदर, इंडिया के अंदर ब्लैकआउट करवाया था, इंडियन ओशन के अंदर ब्लैकआउट करवाया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक, तो ये टाइप्स हैं इसके, सोलर फ्लेयर के टाइप द्वारा देख लेते हैं। सोलर फ्लेयर्स है, इनके क्लासिफिकेशन किया गया है बी टाइप, सी टाइप, एम टाइप एंड एक्स टाइप। तो बी टाइप में कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, सी टाइप में पॉसिबल इफेक्ट ऑन स्पेस मिशन को इफेक्ट कर सकती है, एम टाइप में ब्लैकआउट कर सकती है, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होता है उसका ब्लैकआउट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, और एक्स है, एक्स की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी तो ये सैटेलाइट को भी डैमेज कर सकती है। तो सोलर, अगला है अरोरा। अगर सन से निकलने वाली रेडिएशन है, सन से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, मैग्नेटिक स्टॉर्म, या फिर जो सन से कुछ मास निकला तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना से मास निकलता है उसको हम कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन। तो वो जो मटेरियल है धरती पे आता है, तो अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो सन से आने वाला, ये सन है, सन से आने वाला मैग्नेटिक जो एलिमेंट्स हैं वो स्ट्राइक करते हैं, तब वो ऑरोरा बोरियोलिसिस एंड वो प्रोड्यूस करते हैं पैटर्न्स, ऐसी लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं इंटरेक्ट करके। अर्थ के जब सन से आने वाली सोलर रेडिएशन अर्थ की रेडिएशन के साथ, अर्थ की मैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वो लाइटिंग प्रोड्यूस होती हैं, उनको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा बोरियोलिसिस बोलते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस बोलते हैं। ठीक, ये जो ब्यूटीफुल लाइट्स हैं वो आप देख सकते हो पिक्चर्स में, ऑरोरा में। अगला जो टॉपिक है हमारा आदित्य L1, तो ये इंडिया का मिशन है, किसके लिए, सन के लिए मिशन होगा। ठीक, उससे पहले हम जानते हैं लॉन्ग रेंज पॉइंट क्या होते हैं। तो लॉन्ग रेंज पॉइंट्स हमने पहले भी देख चुके हैं कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो किस पे होगा, L2 पे लॉन्च किया जाएगा। तो लॉन्ग रेंज पॉइंट क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे नेट फोर्स है, ये सन है और अर्थ है, तो अर्थ और सन के बीच में ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे इन दोनों का जो टोटल फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, वो टोटल नेट फोर्स क्या हो, 0 आ जाए, नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 आ जाए इन दोनों का। तो ऐसी कितनी लोकेशन है, 5 लोकेशन हो सकती है। ये L1 है, इसके पास में इन दोनों के बीच में, एक इसका अपोजिट में L2 होगी, एक इन तीनों के अपोजिट में L3 है,
क्योंकि अर्थ स्फेरिकल सिस्टम है तो ये एक L4 एंड L5 भी होगी, ठीक। L2 में रखने का अपना फायदा होता है कि हमेशा इसको देख सकते हैं, L2, ठीक है। तो ये आदित्य L1 है, उसको L1 में रखा जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसको L2 में रखा जाएगा। तो ये आदित्य L1 में लॉन्च किया जाएगा। ये 400 kg का लगभग सेटेलाइट्स होगा। L1 में इसको रखेंगे। लॉन्ग रेंज पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाता है, ठीक है, हमने देख लिया। इसको इसका काम क्या होगा आदित्य L1 का, सोलर के कोरोना को स्टडी करेगा एंड कोरोनल मास इजेक्शन को भी स्टडी करेगा, सन फोटोस्फीयर को स्टडी करेगा, एक्सरेज वहाँ से निकलने वाली जो सारी चीज़ें हैं उन सबको स्टडी करेगा। फिर हमारा है अगला टॉपिक है वो आर्टेमिस अकॉर्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टेमिस अकॉर्ड। तो आर्टिस अकॉर्ड कितने लोगों ने साइन कर लिया है? 20। इसके कितने मेंबर हैं? 18 मेंबर हैं। इसमें टोटल कितने मेंबर हैं? 18। इसमें 18 मेंबर हैं। सिंगापुर ने अभी इसको ज्वाइन किया था। 18 मेंबर है। यूएसए एंड यूके, ये सारे, जापान इसके मेंबर हैं, ये इसके मेंबर हैं। और इसके मेंबर कौन कौन से नहीं है? आर्टेमिस अकॉर्ड के मेंबर नहीं हैं। रिक की गर्लफ्रेंड इसकी मेंबर नहीं है, रिक RICGF, रिक GF इसके मेंबर नहीं है। रिक यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना, जर्मनी एंड फ्रांस, ये इसके मेंबर नहीं हैं, ठीक। आर्टेमिस अकॉर्ड बेसिकली क्या है? ये एक नासा का गाइडलाइंस है, नासा की गाइडलाइंस है फॉर लूनार एंड बियॉन्ड लूनार मिशन के लिए। यानी कि आप सोलर मिशन कैसे कराओगे और उसके बाद में जो है और भी मिशन ले जाने हैं, तो उन सबको कैसे मिशंस को हम ऑपरेट कर सकते हैं, उनके लिए कुछ की प्रिंसिपल इसको फॉलो करने की जरूरत है। की प्रिंसिपल्स ये कहाँ से आते हैं? आउटर स्पेस ट्रीटी है, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में साइन की गई थी, जिसको हम स्पेस कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसी से ड्राइव किए गए हैं। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट भेजा जाएगा उसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसका जो है मिशन का यूज होगा, पीसफुल यूज होगा। उसको ऑब्जेक्टिव है मिशन का बताना, ट्रांसपेरेंसी, सबको प्रमोट करो। फिर क्या है, जो डेटा आएगा वो सबके लिए यूज करो, इंटरऑपरेबिलिटी, एक दूसरे में यूज करो। यदि कोई सेफ डिस्पोजल ऑफ स्पेस डेब्रिस है, देन यदि हार्मफुल हो जाए तो एक दूसरे को मदद करो। ये सारी इसी से रिलेटेड है। आर्टेमिस अकॉर्ड कब साइन किया गया था? 2020 में साइन किया गया था, 2022 में साइन किया गया था। 18 इसके मेंबर हैं, 18 इसके मेंबर हैं। रिक GF इसके मेंबर नहीं है। रशिया, इंडिया, चाइना, जर्मनी एंड फ्रांस इसके मेंबर नहीं है। तो नासा के द्वारा ये दी हुई गाइडलाइंस है जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है। ये आर्टेमिस अकॉर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लेना, एक एक बात याद होनी चाहिए, ठीक। अगला है पॉजिट्रॉन इमिशन एक्सेस। ये क्या है? पॉजिट्रॉन इमिशन फिनोमेना, ये क्या है? तो पॉजिट्रॉन जैसे मैटर होता है तो मैटर का एक एंटीमैटर भी होगा। क्यों? क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ऐसा कहता है कि कुछ मैटर निकले थे, कुछ बिग एंटीमैटर निकले थे। तो एंटीमैटर क्या होता है? जैसे प्रोटॉन होता है, तो पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन क्या है? एंटी पार्टिकल है किसका? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटीमैटर क्या है? एंटी पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? पॉजिट्रॉन है। दोनों का मास क्या है? सेम मास होता है, इनका मास सेम होता है। चार्ज क्या है? अपोजिट होता है, चार्ज अपोजिट। तो इसका जो मास है वो सेम है बल्कि चार्ज अपोजिट है, तो उसको पॉजिट्रॉन क्या है? एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो अब ये जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन वाले, पॉजिट्रॉन, तो ये घूम रहे होते हैं, इनके कुछ एक काइनेटिक एनर्जी, एक एनर्जी होती है, मान लेते हैं हाफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इनकी जो जनरल एनर्जी होती है वो 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। कुछ एक होते हैं, सम पॉजिट्रॉन्स होते हैं, ऐसे पॉजिट्रॉन्स होते हैं जिनकी एनर्जी होती है वो कितनी होती है? मोर देन 3 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, उतनी ज़्यादा होती है। तो 10 और 300 के बीच में जो है वो एक्सेस एनर्जी होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन एक्सेस बोलते हैं। तो ये एनर्जी एक्सेस में क्यों है? क्योंकि अभी रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया था कि ये जो है वो फिनोमेना है वो हो रहा है कॉस्मिक रेज के कारण हो रहा है। कॉस्मिक रेज क्या होती हैं? हाई एनर्जी पार्टिकल्स होती हैं जो स्पेस में ट्रेवल करती हैं लाइट की स्पीड से। जब ये इंटरेक्ट करती हैं कॉस्मिक रेज जब
इसके पॉजिट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसकी एनर्जी को बढ़ा देगी, तो उसकी एनर्जी 300 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल एनर्जी 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो बढ़ी हुई एनर्जी कितनी है वो मोर देन 300 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन दोनों के बीच का जो गैप हो गया वो पॉजिट्रॉन एक्सेस हो जाएगा। इसी फिनोमेना को पॉजिट्रॉन एक्सेस फिनोमेना बोलते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है नासा का जो प्रोग्राम है। नासा है डिस्कवरी प्रोग्राम नासा ने लॉन्च किया था 1992 में। ठीक, 1992 में डिस्कवरी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उसके अंदर नासा ने कहा था कि कुछ साइंटिस्ट को बोला था कि आप ऐसे प्रोजेक्ट करो जो कम रिसोर्स यूज करते हैं और जो अभी तक हुए नहीं है, शॉर्ट डेवलपमेंटल टाइम हो जिनका। तो नासा ने डिस्कवरी प्रोग्राम 1992 लॉन्च किया था। उसके अंदर वो वीनस के लिए प्रोजेक्ट भेज रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट है वीनस का डाविंसी है, सेकंड है वेराटास। डाविंसी इसमें नाम से पता चलता है विंसी यानी वीनस, लास्ट में इसमें है वो वीनस है। इसका जो फुल फॉर्म है ये आप याद रख सकते हो, मेरे को याद नहीं रहेगी। ठीक है, डाविंसी किससे रिलेटेड है? विंसी वीनस से। ठीक, विंसी प्लस विनस से है, ये वीनस का कंपोजिशन स्टडी करेगा। वेरिटास है, वेरिटास भी वीनस का है। अगला नाम, फर्स्ट नाम क्या आ रहा है? वीनस। ठीक, ये मैप करेगा प्लेनेट के सरफेस को, वीनस के प्लेनेट को सरफेस को मैप करेगा। थर्ड जो मिशन था नासा का वीनस के लिए वो कौन सा था? मैगलान ऑर्बिटर था, जो 1990 में भेजा गया था। ये नासा के 3 वीनस के मिशन हो जाएंगे, डाविंसी प्लस, वेरिटास एंड मैगलान। ठीक, अगला है, अब छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा वो। वाइपर। वाइपर मिशन किसका है? वाइपर मिशन किसका है? नासा का है। पहली बात ये मिशन किसका है? नासा का है, ये याद होना चाहिए। वाइपर मिशन किसका? नासा। दूसरा, इसकी फुल फॉर्म याद रह जाए तो और भी अच्छी बात है, वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ये एक वोलेटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर है। इसके अंदर क्या है? मून का जो है साउथ पोल है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। मून के साउथ पोल को वाइपर मिशन के अंदर क्या है? एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, फिर इसका मैप बनाया जाएगा। पहली बार ऐसा मैप बनाया जाएगा, इतना याद रखना है उसके बारे में, और याद नहीं रखना है। लूसी मिशन है, ये भी किसका है? नासा का है। कौन से कंट्री का है? वन लाइनर पूछेगा तो वन। ठीक है, इसका काम भी पूछेगा तो काम आ जाए तो किससे रिलेटेड है? जुपिटर का जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड को स्टडी करेगा। ये लूसी मिशन के अंदर जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड होते हैं, उनको स्टडी करेगा। तो ट्रोजन एस्ट्रॉइड कौन से होते हैं? 2 एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको पता होगी, जुपिटर और मार्स के बीच में होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में, उससे बियॉन्ड होती है तो उसको ट्रोजन एस्ट्रॉइड बोलते हैं। नियत अनई स्काउट क्या है? अनई स्काउट ये क्या है? ये एक स्पेस क्राफ्ट है नासा का, ये भी नासा का है। अनई स्काउट नासा का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा सैटेलाइट मिनिएचर स्पेस क्राफ्ट है, वो नियर अर्थ ऑर्बिट को स्टडी करेगा, एस्ट्रॉइड को स्टडी करेगा। ये अर्थ के पास में एक स्टडी करेगा। उसके अंदर एक क्यूब सैटेलाइट भी लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा टू दी सोलर सेल प्रोपल्शन का यूज करते हुए। ओसिरिस रेक्स मिशन था, ये नासा का था। ओसिरिस रेक्स मिशन भी किसका है? नासा का है। इसकी फुल फॉर्म आप देख लेना। ठीक है, ओसिरिस रेक्स मिशन के अंदर क्या है? एस्ट्रॉइड बीनू है, उसके अंदर स्टडी किया गया था। एस्ट्रॉइड बीनू पे सैंपल रिटर्न मिशन था। यहाँ पे एस्ट्रॉइड बीनू पे गए थे नासा, और वहाँ से सैंपल रिटर्न लेके वापस आए हैं। ये इससे रिलेटेड था एस्ट्रॉइड बीनू से। एस्ट्रॉइड बीनू कहाँ पे है? मार्स और जुपिटर के बीच में है लोकेटेड है। ठीक है, ये बी टाइप एस्ट्रॉइड है बीनू, इतना ध्यान रखना है और ज़्यादा याद रखना है। डार्ट मिशन क्या है? डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। तो एक एस्ट्रॉइड है डिडीमोस। डिडीमोस क्या है? एक एस्ट्रॉइड है, उसका एक मूनलेट है। मूनलेट क्या होता है? मूनलेट होता है यानी कि इसका स्मॉल सैटेलाइट है। तो डिडीमोस का भी एक सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है? डाइमॉर्फस है। उस पर ये मिशन कराया गया था, डार्ट मिशन। उसका टारगेट कौन सा है डार्ट मिशन का? ये है। इस मिशन के अंदर क्या कर रहे हैं? एक यहाँ से हम एक स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे, स्पेस क्राफ्ट नासा एक स्पेस क्राफ्ट भेजेगा और उससे टकरा जाएगा। ये डायमॉर्फस से टकराएगा, और इसका जो करंट ऑर्बिट है, ये करंट ऑर्बिट 1 है, ये करंट ऑर्बिट है, ये 1 था, इससे डी ऑर्बिट हो गया, ये दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। ठीक, तो इसको डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट, इसको रिडायरेक्ट कर देगा। पहले ऐसे जा रहा था, 1 के अंदर जा रहा था, फिर अभी ये क्या है? न्यू ऑर्बिट में जाएगा, ओरिजिनल ऑर्बिट से न्यू ऑर्बिट में जाएगा। अब न्यू ऑर्बिट में जाएगा तो जरूरी नहीं है कि वह ऑर्बिट करता ही रहे। यदि अर्थ के अराउंड होता तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता। एक बार अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता तो वो क्या हो जाता? नीचे गिर जाता और जल जाता। उसी में हम क्या है? डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसका यूज करते हुए हम स्पेस डेब्रिस को कम करने की कोशिश करेंगे, उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाने की कोशिश करेंगे, जला देंगे। ठीक, यही है। मूनलेट हमने देख लिया, स्मॉल सैटेलाइट होता है। अगला क्या है? अगला IXPE क्या है? IXPE इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंटर। तो ये इसमें पोलरीमीटर है, एक्सरे का पोलरीमीटर करेंगे। IXPE नासा
प्लस इटालियन स्पेस एजेंसी, दोनों का मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। उसके अंदर एक ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे, कितने 600 किलोमीटर पे इस ऑब्जर्वेटरी को वो लेके जाएंगे लोग, एंड वहाँ पे वो क्या है, एक्सरे एक्सट्रीम मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट यानी कि ब्लैक होल को, हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, तो इमेजिंग एक्सरे पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सरेज का पोलरिमीटर करते हुए इनको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, विल स्टडी द मोस्ट एक्सट्रीमियस इन दिस, तो ये किसका है, याद रखो नासा IXP, नासा प्लस इटली का मिशन है। इसके अंदर लो अर्थ ऑर्बिट में एक ऑब्जर्वेटरी बना के वहाँ पे एक्सरे के अंदर उनको स्टडी करेंगे ब्लैक होल्स वगैरह को। फिर टेस्ट मिशन है, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, टेस्ट मिशन। ठीक, एक्सोप्लैनेट क्या होता है, एनी प्लैनेट विच इज बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम, तो हमारे सोलर सिस्टम के बियॉन्ड कोई भी प्लैनेट है वो एक्सोप्लैनेट हो जाएगा। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, इसमें क्या है, इसने 3 अभी ये डिस्कवर किए थे स्पॉटेड प्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट क्या होता है, इससे है एक्सोप्लैनेट को डिस्कवरी करने का ये प्रोग्राम है। टेस्ट क्या है, ये एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर करने का प्रोग्राम है। इसने 3 न्यू एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो गोल्डीलॉक जोन क्या होता है, एक ऐसा जोन, गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे लाइफ अवेलेबल होती है, लाइफ मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है, जहाँ पे टेम्परेचर है वो ना ज़्यादा हो ना कम हो, जहाँ पे टेम्परेचर ना ज़्यादा हो ना कम हो, वहाँ पे लाइफ मिल सके। अर्थ सन के गोल्डीलॉक जोन में आती है। तो ऐसे ही हमें दूसरे लाइफ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोज करना है, तो हमें गोल्डीलॉक जोन के अंदर जो ग्रह आ रहे हैं उनको खोज करने की कोशिश करेंगे। LCRD क्या है, LCRD अगला टॉपिक है LCRD, लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, नाम से पता चल रहा है कम्युनिकेशन के लिए क्या है, लेजर लाइट का यूज करेंगे। पहले किसका यूज करते थे, रेडियो का। रेडियो की वेवलेंथ क्या है, रेडियो वेव्स का यूज किया जाता था, रेडियो वेव्स। उनकी वेवलेंथ क्या है, कम वेवलेंथ है, इनकी कम वेवलेंथ है, जिसके अंदर कम डेटा जाता था। तो अभी लेजर का यूज करते हुए हम शॉर्टर वेवलेंथ में ज़्यादा डेटा भेज सकते हैं, मोर डेटा इन शॉर्ट टाइम। ठीक, तो फर्स्ट एवर लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये नासा का है, LCRD। बस इतना याद रखना है कि ये नासा का है, लेजर कम्युनिकेशन रिले सिस्टम। अगला टॉपिक है जुरोंग रोवर, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो नासा का जो टियानवन स्पेसक्राफ्ट था मार्स के लिए गया था, मार्स के लिए, ये चाइना के मिशन है तीनों। चाइना का मार्स मिशन का नाम क्या है, Tianwen-1। तो उसमें एक उन्होंने जुरोंग भेजा था, जुरोंग रोवर भेजा था। जैसे कि प्रेजर्वेंस किसका था, नासा का था, उसी तरह से उसका है जुरोंग रोवर। तो ये कहाँ पे लैंड किया था, जुरोंग रिवर लैंड किया गया था, यूटोपिया पे लैंड किया था, यूटोपिया प्लेनेटिया, ये एक साइट है, वहाँ पे लॉन्च किया था। जेरिजो क्रेटर है, यहाँ पे नासा वाला प्रेजर्वेंस मिशन है, वो लॉन्च वहाँ पे लैंड किया था। ठीक, तो ये केमिकल एनालिसिस करेगा, ये इतना याद रखना है। सेंजुआंगू 212, ये स्पेसक्राफ्ट किसका है, चाइना का है, ये इतना याद रखो कि ये चाइना का है। ये इसमें क्या है, मैन लेके जा रहे हैं, मैन मिशन के लिए यूज कर रही है चाइना इसको, मैन मिशन के लिए। सेंजाऊ 12 स्पेसक्राफ्ट, जुरोंग रोवर चाइना, सेंजाऊ स्पेसक्राफ्ट चाइना। ठीक, उसके बाद में फेयर 1M क्या है, ये बड़ी से दी हुई है, याद नहीं रहेगी। फेयर 1M याद रख लो, फेयर 1M, चाइना कभी फेयर नहीं रहता। ठीक है, तो फेयर M क्या है, एक डेटाबेस है, सैटेलाइट इमेजिंग डेटाबेस। तो अर्थ में, अर्थ का सैटेलाइट से, अर्थ है, अर्थ की सैटेलाइट्स का यूज करते हुए उन लोगों ने एक डेटाबेस बनाया है, डेटाबेस। इस डेटाबेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए यूज करेंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए इसका यूज करेंगे, बहुत सारे काम हो सकते हैं डेटा का। अगला है वो मिशन है, वो टुंड्रा सैटेलाइट है। टुंड्रा रीजन कौन सा है, रशिया का है। तो ये किसका सैटेलाइट हो जाएगा, टुंड्रा रशिया का। पहले बात इतना याद रखना है कि टुंड्रा सैटेलाइट रशिया का है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये है कि ये मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम है, मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम। तीसरी बात है इसके अंदर ये है, इंफ्रारेड सर्विलेंस डिवाइस का यूज करेगी। तो टुंड्रा सैटेलाइट किसका हो जाएगा, रशिया का हो जाएगा। ये क्या है, मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कि इंफ्रारेड सर्विलेंस सिस्टम का यूज करेगी, बस इतना याद रखना है। अगला टॉपिक है वो है प्लाज्मा क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन। तो प्लाज्मा क्या होती है, एक मैटर ऑफ स्टेट होती है, मैटर ऑफ स्टेट एटॉमिक लेवल पे आती है। ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, उसी तरह से एटॉमिक लेवल पे ये क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन है, वो प्लाज्मा से रिलेटेड है। तो यानी कि एटॉमिक लेवल पे वो लोग एटॉमिक लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। किसका है प्लाज्मा क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन, रशिया प्लस यूरोपियन यूनियन का है, रशिया प्लस यूरोपियन यूनियन, रशिया
और EU हैं, ये दोनों मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एटॉमिक लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन इन्वेस्टिगेशन का नाम इन्होंने रखा है प्लाज्मा क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन। ठीक, रशिया प्लस EU से रिलेटेड है प्लाज्मा क्रिस्टल इन्वेस्टिगेशन। अगला है प्रोजेक्ट एनविजन। तो एनविजन किसका प्रोजेक्ट है? एनविजन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोजेक्ट है। किसके लिए है? वेनस के लिए है, ये याद रखो, वेनस के लिए है। एनविजन किसके लिए है? वेनस के लिए है। किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। वहाँ पे क्या स्टडी करेगा? उसको एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा, इतना याद रखना है। एनविजन किसका है? वेनस के लिए है। एनविजन वेनस के लिए नासा का प्रोजेक्ट है। एनविजन, वी बड़ा आ रहा है इसमें, देखो नाम से, देखो इसमें देखो ये नाम वी बड़ा कर रखा है, तो एनविजन आ रहा है, विजन वीनस। ठीक, तो वीनस के लिए हो जाएगा। ठीक है, वीनस के लिए हमने दो देखे थे, नासा का, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, एनविजन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। एनविजन ई आ रहा है सबसे पहले, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वी आ रहा है, तो इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ई से यूरोपियन स्पेस एजेंसी, वी से वीनस के लिए। ठीक, नासा के लिए कौन कौन से थे? वेरिटास था, डा विंची प्लस था, एंड मैगलेन था वीनस के लिए। ठीक, अगला प्रोजेक्ट देखोगे तो होपप्रोब। होपप्रोब किसकी है? यूएई की है। इसका दूसरा नाम क्या है? अमाल भी कहा जाता है इसको। अमाल बहुत पहले पुरानी हो गई है, लॉन्च की गई थी। इसने ये कह रहा है कि जो ये यूएई की है, ठीक है, ये मार्स के लिए थी, मार्स की प्रोब थी, मार्स पे जो मिशन था इसका यूएई का था ये, एंड ये पहला मिशन था अरब कंट्री से। तो ये कह रहा है कि इसने कहा था कि अरोरा जो मार्स पे है वो हर जगह मिल जाते हैं। अर्थ पे अरोरा है, अर्थ पे अरोरा है वो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल पे ही मिलते हैं, जो हम देख चुके हैं। ये अर्थ है यहाँ पे और यहाँ पे। नॉर्थ पोल में हम अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस इसको साउथ पोल पे बोलते हैं। ठीक है, बेयर सीट प्रोजेक्ट किसका है? इजराइल का है। किसके लिए है? मार्स के लिए है, इतना याद रखना है। अगर पैसिफिक क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है पोलराइजेशन, पी से क्या आ रहा है? पोलराइजेशन, डबल पी आ रहा है, यानी कि डबल पी यानी कि इसमें पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का है, ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट को स्टडी करते हुए स्टार को स्टडी करेगा। पोलराइजेशन, लाइट, स्टार्स आते हैं, स्टार से लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, वो गेट पोलराइज हो जाती है, पोलराइज्ड। इस पोलराइजेशन ऑफ लाइट को स्टडी करते हुए ये स्टार्स के बारे में पढ़ेगा। इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा, उसका नाम क्या है? वालोप। वालोप इंस्ट्रूमेंट होगा, ये याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते तो स्पेसिफाई इतना याद रखो कि ये इसका काम करेगा। ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, बहुत सारे इसमें कंट्रीज इन्वॉल्व है। इंडिया इसका प्रोजेक्ट, पैसिफिक प्रोजेक्ट का इंडिया पार्ट है, तो इंडिया इसका हिस्सा है। इंडिया इज पार्ट ऑफ पैसिफिक प्रोजेक्ट, इंडिया पार्ट है, तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। वाइड एरिया लीनियर और पोलरीमीटर इसका अंदर ये इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एंड पैसिफिक पोलराइजेशन लाइट का स्टडी करते हुए स्टार्स को स्टडी करेगा पैसिफिक के अंदर। इंडिया इसका पार्ट है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज है। जियोन नेट क्या है? जियोन नेट, ये क्या बोला? जियोन नेट, ये है जियोन नेट, जियोन 1T। जियोन 1T क्या है? ये वर्ल्ड मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है। ये क्या है? डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है, डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है? इटली में हो रहा है, इटली में, इटली। और आइस क्यूब क्या है? आइस क्यूब क्या है? आइस क्यूब क्या है? ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है। कहाँ पे है? पोलर एरियाज में है, पोल पे है, साउथ पोल पे है ये, शायद साउथ पोल पे बनाई गई है, न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करेगी। ठीक है, तो न्यूट्रिनो, अब डार्क मैटर क्या होता है? मैटर होता है यूनिवर्स के अंदर, क्या है? यूनिवर्स है, यूनिवर्स में 5% क्या है? विजिबल मैटर है, विजिबल मैटर जो हमें दिखता है। 95% क्या है? डार्क मैटर है, जो हमें नहीं दिखता है। उस 95 में से 27% क्या है? डार्क मैटर है, और जो बाकी बच गया 68%, 27 के बाद में 68% क्या है? डार्क एनर्जी है, एनर्जी। ठीक, डार्क एनर्जी कितना है? 68%। तो डार्क एनर्जी क्या कहती है? रिपेल करती है। डार्क मैटर क्या है? वो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या है? एक्सपेंड हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? डार्क एनर्जी के कारण हो रहा है। यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, वो डार्क एनर्जी के कारण है। डार्क एनर्जी कितनी है? 68% है, 27% डार्क मैटर है, टोटल 95% है, 5% बच गया वो विजिबल मैटर है। ठीक, आइस क्यूब क्या है? ये एक न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें न्यूट्रिनो को ऑब्जर्व करके ब्लैक होल को आइडेंटिफाई, डार्क मैटर को, डार्क मैटर से रिलेटेड है, ये डार्क मैटर को आइडेंटिफाई करेंगे। न्यूट्रिनो से हमें डार्क मैटर का भी पता चलता है। ठीक, अगला है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल
स्पेस स्टेशन। ये कितनी हाइट पे है, इसका ऑर्बिट कौन सा पे है, ऑर्बिट देखोगे तो वो है 420 किलोमीटर के हाइट पे ऑर्बिट है इसका, ठीक है, यानी कि ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। किस किस का प्रोजेक्ट है इसमें, 5 स्पेस एजेंसीज इन्वॉल्व है, कौन कौन सी हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस नासा, नासा के पास में है कैनेडियन है, प्लस जापानीज हो जाएगी जाक्सा, प्लस रशिया वाली रोस्कॉम। इसमें 5 है, नासा, रोस्कॉम, जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। कब लॉन्च किया गया था, 1998 में लॉन्च किया गया था। ये एक ऑब्जर्वेटरी है उसमें, ठीक है। तो इसमें एक मॉड्यूल होता है, बहुत सारे मॉड्यूल हैं, हर एक देश का अपना अपना एक मॉड्यूल होता है। तो रशिया का जो मॉड्यूल था वो पुराना हो गया था, उन्होंने रिप्लेस किया था अपने नए मॉड्यूल से, उसका नाम क्या था, नोका। तो नोका क्या है, नोका का रशियन मॉड्यूल है, नोका इज रशियन मॉड्यूल, ठीक है, स्पेस मॉड्यूल, रशिया का जो स्पेस मॉड्यूल है उसका नाम है रशिया, ठीक। ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये हमने देख लिया। हर 90 सेकंड में 90 मिनट में क्या है, अर्थ के अराउंड एक चक्कर मार लगाता है। एंड इंटरनेशनल ट्रेटी इसके यूज़ के लिए है, कोई भी यूज़ कर सकता है, कंट्री जिसने साइन किया है ट्रेटी को। अगला है डॉपलर रडार, ठीक। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है इसमें, डॉपलर इफेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन प्लस डायरेक्शन दोनों आइडेंटिफाई कर सकते हैं रडार में। एक ओनली रडार में केवल रडार में हमें डायरेक्शन का पता चलता है, जबकि डॉपलर रडार के अंदर है वो पोजीशन प्लस डायरेक्शन दोनों का पता चलता है। कैसे पता चलता है, जैसे कि कोई भी रेनड्रॉप इस पर आके गिरती है, उसकी इन वेवलेंथ 1 होगी, x1 मान लिया, x2, ठीक। उन दोनों के बीच में जो रिफ्लेक्ट होगी वापस, इन दोनों के बीच में कुछ टाइम लगेगा, इनकमिंग प्लस आउटकमिंग के बीच में टाइम गैप t मान लिया t। उस टाइम गैप t को स्टडी करते हुए इसकी हम पोजीशन प्लस डायरेक्शन दोनों बता सकते हैं, ठीक। ये डॉपलर रडार था। इंडिया का IMD का ओनली रडार था, वो बंद करना काम कर दिया है, बंद करना स्टॉप वर्किंग था, ठीक। अब गामा रे बस्ट क्या होती है, गामा रे बस्ट अगला टॉपिक है, वो गामा रे बस्ट है। गामा रे, तो गामा रे अब आपको पता होती है कि हाई एनर्जी रे होती है, हाई एनर्जी, वो एकदम से निकलेगी, गामा रे बस्ट होगी, यानी कि बस्ट हो रही है, कहाँ से बस्ट हो सकती है, ब्लैक होल से हो सकती है, बहुत पावर वाले सोर्स वाले से होगी, तो उसको गामा रे बस्ट बोलेंगे, ठीक। हाँ, तो उसको कुछ बोलेंगे, ब्लैक होल से निकल सकती है, इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। तो स्पेस राइस क्या है, चाइना ने अपना चांगी 5 प्रोब था, चाइना का चांगी 5 प्रोब, वो किसके लिए था, मून के लिए था। जो वहाँ पे मून पे गया था, तो उसने उन लोगों ने धरती से लेके गए थे, तो वो राइस भी भेजे थे, तो राइस भेजे थे उसके साथ में, फिर वहाँ पे 0 ग्रेविटी वाले एटमॉस्फेयर में गए थे, वहाँ से वो मानते हैं कि ये म्यूटेट कर सकते हैं राइस, यदि म्यूटेट कर गए तो उसमें क्या है, उनकी यील्ड बढ़ सकती है, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऐसे ही। तो क्रायो ईएम क्या है, क्रायो ईएम अगला टॉपिक है, क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक। तो ये किस लिए है, क्रायो ईएम, क्रायोजेनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, यानी कि कम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक करने की कोशिश कर रही है। तो इंडिया इसकी तैयारी कर रहा है, कम टेम्परेचर पे, इसके जो फायदे भी होंगे कुछ नुकसान भी होंगे, हाई रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा, इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। अगला है ब्लू स्ट्रेगलर, स्पेस ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे, ब्लू स्ट्रेगलर क्या होता है। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको। तो ब्लू स्ट्रेगलर, जब एक ब्लू स्टार होता है, बिगर और बड़ा ब्लू स्टार होता है, जब दो स्टार मर्ज हो जाएंगे, तब एक बिगर स्टार बनता है, ठीक है, ब्लू स्टार बनता है, तब उसी को ब्लू स्ट्रेगलर बोलते हैं। ये ओल्डर और मासिव होंगे, ठीक है, कोलिजन ऑफ टू स्टार से ये बनता है, कोलिजन ऑफ टू स्टार से ब्लू स्टार से ये बनता है, ठीक है। ये इतना ही पढ़ना है, ब्लू स्टार क्या होता है, बिगर और ब्लू स्टार होता है, बड़ा होता है ब्लू स्टार, स्ट्रेगलर तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटार क्या होता है, मैग्नेटार जब सन, जब कोई स्टार है, जब ये डाई कर रहा होता है, इसका मास यदि सन के 3 गुना मास से कम है, कम है, तब ये क्या होगा, न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार में, ठीक है। और न्यूट्रॉन स्टार से बहुत बड़ा होता है मैग्नेटार, ठीक। मैग्नेटार इसी का एक टाइप होता है मैग्नेटार, ठीक है। तो मैग्नेटार की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड, वो नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार से 1000 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये न्यूट्रॉन स्टार कब बनते हैं,
मासिव स्टार्स कोलैप्स हो जाते हैं जब फ्यूल से कोलैप्स हो जाते हैं, जब मर जाता है यानी कि मरेगा तो यानी कि उसका फ्यूल कोलैप्स हो जाएगा तब वो बनेगा, ठीक है, जिसका लास्ट टाइम 3 टाइम्स होगा, ये हमने देख लिया। तो इसमें मैग्नेटार्स में क्या है, मैग्नेटिक स्टॉर्म आते रहते हैं, मैग्नेटार में मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते रहते हैं। तो इनमें से जो वेव्स निकलती है मैग्नेटिक वेव्स उनको क्या बोलते हैं, अल्फ वेन वेव बोलते हैं, अल्फ वेन वेव, ठीक। मैग्नेटिक वेव्स निकलती है उनको अल्फ वेन वेव्स आती मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। अगला है वोल्फ रेड स्टार। वोल्फ रेड स्टार ये क्या होते हैं, ऐसे स्टार जिनका मास कितना हो, 25 गुना सन से मास ज़्यादा हो, 25 टाइम्स बिगर देन मास ऑफ सन। और ये बड़े स्टार 25 गुना ज़्यादा मास होगा सन से, और ये क्या हो, एडवांस स्टेज में हो, एडवांस स्टेज में, यानी कि उनके बुढ़ापा आ गया हो, बुढ़ापा आ गया हो, एडवांस स्टेज हो स्टेलर रिवोल्यूशन, उनके रिवोल्यूशन के एडवांस स्टेज में हो और एनर्जी रिलीज कर रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं, वोल्फ रेड स्टार बोलते हैं। वाइट ड्वार्फ स्टार, ठीक। वाइट ड्वार्फ स्टार क्या होता है, जब नॉर्मल स्टार होता है उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, वो मर जाता है, ठीक है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होने लग जाता है, मर जाता है मतलब उसका फ्यूल कम हो जाता है, तो उसकी आउटर लेयर है वो धीरे धीरे ठंडी होने लग जाती है, ठीक। हाइड्रोजन और हीलियम खत्म हो जाएगा तब उसके अंदर जो कंटेंट होता है तो वो धीरे धीरे कूल होता है, उसमें मिलियन ऑफ टाइम लग जाता है। तो अभी क्या है, ये लेमोस्ट, ये जो नाम है, ये नाम J0240 प्लस 1952, ठीक, 0240 प्लस 1952, ये पूछेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, दिस टर्म वाज सीन इन न्यूज, व्हाट इज दिस, ये क्या है, एक वाइट ड्वार्फ स्टार है। तो ये एक ऐसा वाइट ड्वार्फ स्टार है जिसका नाम ये आपको देख लोगे लेमोस्ट J020, इसमें भी J020 आ रहा है, इसमें भी J020 आ रहा है, 1952 आ रहा है, ठीक है, 0240 प्लस J02040 प्लस 1952, ठीक है। तो ये एक ऐसा वाइट स्टार है जिसका 25 सेकंड के अंदर है, 25 सेकंड में एक रोटेशन पूरा कर लेता है, ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, रिवोल्यूशन होता है वो, उसको रोटेशन पूरा कर लेता है, स्पिनिंग टाइम कितना है, 25 सेकंड है इसका। र्यूगु, एस्ट्रॉयड र्यूगु, तो र्यूगु से जापानी स्पेसक्राफ्ट था एक हाइबुसा 2, वो र्यूगु से एक सैंपल रिटर्न लाया था, सैंपल लेके आया था र्यूगु से, जापानी एयरक्राफ्ट हाइबुसा 2, वो नासा को दे दिया था इसलिए न्यूज़ में था, ठीक है। तो र्यूगु क्या है, एक है सी टाइप एस्ट्रॉयड है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्ञानमेडे क्या है, इतना जान लो कि ज्ञानमेडे जुपिटर का मून है, ज्ञानमेडे क्या है, जुपिटर का मून है, और ये लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम में, ये लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। यहाँ पे क्या मिला है, नासा का जो हबल टेलीस्कोप है यहाँ से वाटर वेपर मिले हैं, वाटर वेपर, ज्ञानमेडे से क्या मिला है, वाटर वेपर मिले हैं, किससे, हबल स्पेस टेलीस्कोप को वाटर वेपर मिले हैं। हबल कब लॉन्च किया गया था, 1990 में लॉन्च किया गया था, यहाँ पे वाटर वेपर मिले हैं, ठीक। नासा का जूनो मिशन भी इसके पास में जा रहा है, ठीक। हाईसीन प्लेनेट क्या होते हैं, हाईसीन प्लेनेट, तो नाम से इसका नाम देखो, हाई प्लस सीन, हाई यानी कि हाइड्रोजन प्लस ओशियन, इसका नाम है हाइड्रोजन प्लस ओशियन, हाई सीन, हाई हाइड्रोजन से लिया है, ओशियन यहाँ से लिया है, यानी कि ऐसे प्लेनेट जिसपे हाइड्रोजन भी है और ओशियन भी है, यानी कि जिसपे लाइफ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। इनका जो मास होता है वो 2.6 टाइम बड़ा होता है अर्थ से, तो ये इन पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, इतना ही जानना है इसके बारे में और नहीं जानना है, ठीक है। ये रॉकी होते हैं, ठीक है, रॉकी नहीं होते अर्थ की सरफेस पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, ओशियन पाई जाती है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ हो सकती है, 2.5 इसका साइज होता है, जो 2.5 से 2.6 से ज़्यादा होता है उसके। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सोप्लैनेट, पहली बार किसी एक्सोप्लैनेट पे डिस्कवर हुई थी, कौन से एक्सोप्लैनेट है, एक एक्सोप्लैनेट है HAT P11b, HAT P11b, इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम किसी एक्सोप्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड मिली है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, HAT P11b, HAT P11b ये क्या हो जाएगा, फिर एक एक्सोप्लैनेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इतना याद रखो। ये क्या है, अगला टॉपिक है न्यू एक्सोप्लैनेट TOI 1789b और HD 8219, और इसके साथ K2 236b, ये क्या है, ये सारे एक्सोप्लैनेट है, ठीक है। ये पूछ सकता है कि दिस टर्म वाज सीन इन न्यूज़, व्हाट इज दिस,
तो ये क्या है, एक्जो प्लेनेट है। 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, इससे आएगा तो भी एक्जो प्लेनेट। एक्जो प्लेनेट कौन से प्लेनेट होते हैं, जो अर्थ से सोलर सिस्टम से बाहर हो, ठीक, उनको एक्जो प्लेनेट बोलते हैं। इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। प्लेनेट 9, प्लेनेट 9 क्या है, प्लेनेट 9, प्लेनेट 9 ये एक हाइपोथेटिकल प्लेनेट है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे हाइपोथेटिकल प्लेनेट है जिसका बियॉन्ड नेपच्यून प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल प्लेनेट है। इसका मास कितना हो रहा है, 6.2 टाइम्स कह सकते हैं कि हो सकता है, इस पर एग्री नहीं किए। अगला टॉपिक है वो अल्मा है। अल्मा, अल्मा क्या है, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। अटाकामा कहाँ है, चिली डेजर्ट में है। इसको कहाँ पे लगाया गया है, छतनातार प्लेट्यू, चिली अटाकामा डेजर्ट में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ये एक रेडियो टेलीस्कोप है। क्या है, अल्मा क्या है, अल्मा एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसको लगाया गया है चिली के हॉट डेजर्ट में। तो रेडियो टेलीस्कोप किस किस के पार्टनरशिप है इसके बीच में, ये यूएस, किस किस की पार्टनरशिप है, यूएस की है, यूएस, यूरोपियन यूनियन प्लस जापान, तीन देश का है ये, यूएस, यूरोपियन यूनियन और जापान, ठीक। यूएस का है नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी एंड जापान का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इन्वॉल्व है। केमियो ओलेवा, ये क्या है, केमियो ओलेवा, कम ओलेवा, ठीक है, इसको मैं देख रहा हूँ, कम ओलेवा, ठीक है। कम क्या कम है, कम, इसके नाम में लगा हुआ है के एम, कम, कम इसका क्या हो जाएगा, कम, कम बहुत कम क्या है, इसका डायमीटर है, इसका डायमीटर बहुत कम है, 50 मीटर इसका डायमीटर है। और ये क्वासी सैटेलाइट है। क्वासी सैटेलाइट यानी कि ये अर्थ को रोटेट करता है, अर्थ को नहीं, सन को रोटेट करता है, ये सन को रोटेट करेगा, सन को रोटेट करता है, अर्थ के बहुत पास में है, अर्थ के बहुत पास में है। तो कम ओलेवा क्या है, जिसका डायमीटर बहुत कम है, तो ये क्वासी सैटेलाइट्स है, क्वासी सैटेलाइट है, इसका डायमीटर बहुत कम है। इसको डिटेक्ट किया गया था, हवाई का पेन स्टार टेलीस्कोप है, हवाई में एक पेन स्टार टेलीस्कोप है, उसमें इसको डिटेक्ट किया गया है, ठीक। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, इसका नाम से पता, नाम पूछेगा, 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, एक्टिव आएगा तो भी, पिछले साल तो एक भी नहीं आया था स्पेस से। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई क्या है, देखो ये न्यूक्लियस, ये एक एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है, ये एटम है, एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसी तरह से ये क्या है, ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बीच में क्या है, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, एक्टिव एजियन होता है गैलेक्सी के बीच में, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, ठीक है, ये होता है। इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ब्लैक होल से इसको एनर्जी मिलती है, ब्लैक होल से। जब ब्लैक होल से एनर्जी मिलेगी तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा लाइट इमिट करता है, ठीक है, यहाँ से लाइट भी इमिट करता है, तो ये ब्राइट ब्राइट दिखता है, ब्राइट दिखता है, ठीक है, ये ब्राइट पार्ट होगा, ब्राइट सेंट्रल पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी इज दिस एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, ठीक। जिस प्रकार न्यूक्लियस होता है उसी प्रकार इसका ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। और ये एक ब्लैक होल से तो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं होता है, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई से क्या है, एक्सरे भी, एक्सरे निकलती है, रेडियो निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सब निकलती है इससे। अब इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन है, अभी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मरकरी के लिए कौन कौन से थे, नासा का कौन सा था, मरकरी के लिए नासा का था मैसेंजर था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बेपी कोलंबो है, नासा। वीनस के लिए कौन सा थे, हमने देखे थे, नासा का कौन सा था, मैगेलन, डाविंसी प्लस देख लिया, वेरिटाज है, ठीक है, ये टेबल रट्टा मान लेनी चाहिए। इसरो का शुक्रियान है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कौन सा, एनविजन है, जैसे ई से हमने देखा यूरोपियन स्पेस एजेंसी आ रहा है, वी से वीनस के लिए आ रहा है, वीनस एक्सप्रेस भी किसका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। उसके बाद में मार्स में देखे थे, मार्स में नासा का कौन सा है, नासा का इनसाइट भी है, ओडेसी भी है, पाथफाइंडर है, माविन है, वाइकिंग है, प्रेजर्वेंस है, ये सारे नासा की हैं। इसरो का क्या है, मंगलयान 2 या मोम था, ठीक है। चाइना का Tianwen-1 है, चाइना का Tianwen-1 है। यूएई का क्या है, होप है, होप प्रोब मार्स में दिया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का क्या है, एक्सोमार्स है, मार्स एक्सप्रेस। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है एक्सोमार्स और एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस वाली किसकी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की होती है। जुपिटर में देखो, जुपिटर में देखो तो नासा का कौन सा है, जुपिटर के लिए वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, जूनो, यूरोप एंड क्लिपर, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जुपिटर के लिए कौन सा है, जूस, जूस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस निकाल देता है यूरोपियन वाले, जूस और एक्सप्रेस, जूस पी के एक्सप्रेस चलाते हैं, ठीक है। सैटर्न में देखोगे तो नासा है, नासा का वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर में स्पेस में चला गया है, वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाला पहला है। इसमें कैसनी भी है, नासा का सैटर्न के लिए कैसनी भी है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए क्या हो जाएगा, हुआइजन प्रोब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। बाकी यूरेनस और नेपच्यून के लिए वॉयेजर 2 है, वॉयेजर 2 अकेला ही है, वॉयेजर 2 अकेला है जो इंटरनेशनल इंटर स्पेस में गया है। तो ये सन है, सन के सबसे पास में मरकरी है, वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून।
और मार्स और इसके बीच में क्या होती है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है। तो ये जहाँ तक अर्थ का सन का प्रभाव है उसको बोलते हैं हेलियोस्फीयर, इस प्लेस को क्या बोलते हैं, हेलियोस्फीयर, ठीक है। तो नासा के सन के लिए कौन सा हो गया, पार्कर प्रोब है, सन के लिए म्यूज प्रोब थी, हेलियोस्वाम थी, एंड देन हेलियोफिजिक्स एंड सोलर ऑर्बिटर, ये नासा के हैं सन वाले सारे इंपॉर्टेंट है, याद रख लो कौन कौन से मिशन है, एटलीस्ट नाम पता हो। इसरो का आदित्य L1, ठीक। उसके बाद में लूनार इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में है। तो सूर्य ग्रहण, इसमें लूनार इक्लिप्स कब हो जाएगा, जब अर्थ इस दोनों के बीच में आ जाएगी, अर्थ इन दोनों के बीच में कंप्लीटली आ जाएगी तब फुल्ली हो जाएगा, एंड जब पार्सली आ जाएगी, पार्सली शेडो बनेगी यहाँ से अर्थ की मून के बीच में, तो उसको पार्शियल लूनार इक्लिप्स बोलेंगे, ठीक है। पेनिम्ब्रल तो कभी ये घूमता रहता है, उसको पेनिम्ब्रल बोलते हैं। सुपरमून है जब ये पेरिगी में होगा, जब ये अर्थ की पेरिगी के पास में होगा, पेरिगी, पेरिगी यानी कि पास में, और अपोगी दूर में होगी तब ये सुपरमून नहीं होगा, ठीक है। तो पेरिगी के पास में होगी तो बड़ा मून दिखाई देगा, ठीक। ये न्यू मून, सुपरमून का फिनोमेना होता है वो न्यू मून वाले दिन होता है, न्यू मून, ये इसके इक्लिप्स वाले दिन नहीं होता है, न्यू मून वाले दिन होता है। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये मून है, ये दोनों पास पास में होंगे, तो ये पास में होंगे, इस पोजीशन पे होगा तब पेरिगी, उसको बोलते हैं पेरिगी, PERIGEE, पेरिगी, ठीक है। तब उसको क्या बोलेंगे, सुपरमून, सन थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। दैन समर सोलर स्टाइल, समर सोलर स्टाइल में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब आता है, 23 जून, 21 जून को आता है ना, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे 30% ज़्यादा लाइट होती है, इसके बारे में कुछ और नहीं है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इन स्पेस। स्पेस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का क्या काम हो सकता है, स्पेस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को क्या क्या काम हो सकता है। पहला तो हम रॉकेट को लॉन्च करने में यूज़ कर सकते हैं, रॉकेट प्रोपल्सन में उसका यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, न्यूक्लियर एनर्जी का। दूसरा है हम क्या करें, हीट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत ठंडा होता है सिस्टम। तीसरा है इनका ज्वाइंट यूज़ कर सकते हैं, हीट प्लस पावर सोर्स, ठीक है, पावर सोर्स। न्यूक्लियर एनर्जी को इनिशियली फर्स्ट स्टेज में इसको यूज़ नहीं कर सकते, फर्स्ट स्टेज में यूज़ नहीं करते हैं, फर्स्ट स्टेज में इसको यूज़ नहीं करते हैं, सेकंड स्टेज के बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं हम, सेकंड स्टेज के बाद में न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा था, क्योंकि इसका UR सेंटर है, उसने इनवाइट किए थे प्रपोजल को, UR सेंटर इसरो का, उसने रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाने के लिए ये डिवाइन किया था, ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लियर पावर सिस्टम बनाया जाएगा, रेडियो एक्टिव पावर सिस्टम, ये इसके 2 टाइप्स होते हैं। रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, थर्मो इलेक्ट्रिक यानी कि ये हीट जनरेट करेगा, एंड न्यूक्लियर प्रपल्सन सिस्टम है, यानी कि प्रपल्सन के लिए, रॉकेट के प्रपल्सन के लिए यूज़ किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में हम इसको प्रपल्सन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि हम पहले स्टेज में जो यूज़ कर रहे थे सॉलिड लिक्विड वाला, जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो वाला। एंड हाउ इट वर्क, इसमें ये जो एनर्जी है वो थर्मोकपल है, थर्मोकपल एक डिवाइस लगी होती है, उसमें इसको कन्वर्ट करती है, थर्मोकपल जो है, तो कन्वर्ट दी थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। इसका फायदा क्या हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी का, तो कभी भी लॉन्च कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होगी, कंटिन्यूस होगी, बहुत दूर लंबी दूरी के मिशन लॉन्च कर सकते हैं, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी का फायदा वो इसी का फायदा हो जाएगा। डीप स्पेस मिशन हो जाएगा, इसमें हम हाई रिलायबल होगी, रिलायबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सोलर पावर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेंगे। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट PT 365 साइंस एंड टेक, जो अभी तक जो आया है वो हमने कवर कर लिया है, इसके बारे में हम देख चुके हैं सब कुछ। तो धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। थैंक यू। कंट्रोल प्लस